नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है और इसके साथ ही खबर भी खूब प्रचारित हो रही है कि समय से पहले इस बार चुनाव करवाए जाएंगे। इस खबर को पुष्ट करने के लिए अपने अपने तर्क गढ़े जा रहे हैं। इसके लिए राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख को सामने रखा जा रहा है, जो इसी माह की 22 तारीख को है और जिसके बाद बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। लेकिन राम मंदिर से पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अब शुरू हो रही है। राम मंदिर की तारीख पहले आई थी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की जो तारीख है वो बाद में आई है और यही से सब कुछ गड़बड़ होता जा रहा है। कैसे गड़बड़ हुआ है इस चर्चा में, उसके बारे में हम बात करेंगे और कैसे अब लोकसभा चुनाव के लिए जो हम लिख रहे हैं कि नया एक बड़ा अपडेट है वो आप तक हम पहुंचाएंगे। तो आइए पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा से रिलेटेड क्या कुछ चल रहा है देश में और भी लोकसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं, उस सब पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। राम मंदिर चुनाव से पहले जैसे कह चुका हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत अब होने जा रही है, जो इसी महीने के की 14 तारीख को है। मणिपुर से ये यात्रा शुरू होगी और मुंबई तक जाएगी। मतलब यह है कि राहुल गांधी की यात्रा का काउंटडाउन अब शुरू हो गया है। आज से ठीक 6 दिन बाद ये यात्रा शुरू हो जाएगी और कांग्रेस इस यात्रा से पहले कई जरूरी मसलों पर फैसले ले लेना चाहती है। इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला ऐसा ही एक जरूरी मुद्दा है और कांग्रेस की इस पर इंडिया के दूसरे सहयोगी दलों से चर्चा शुरू हो गई है। आज ही वो चर्चा शुरू हुई है और ये 3 दिनों तक चलेगी और कहा जा रहा है कि आज पहले बिल्कुल शुरुआती दौर में बिहार का मामला सुलझा लिया गया है। हालांकि कल ही अखिलेश यादव ने कहा था कि सीटों के बंटवारे का काम जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और सभी सहयोगी दल यात्रा में शामिल हों। यानी कि वो चाहते हैं, उनसे जब पूछा गया, पत्रकारों ने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या आप लोग या इंडिया गठबंधन के दूसरे दल जो हैं वो इस यात्रा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे, तो अखिलेश यादव ने कहा कि सीटों का बंटवारा जल्दी से जल्दी हो जाए तो ये आसान होगा यात्रा में शामिल होना। क्या कुछ कह रहे थे अखिलेश यादव, जरा सुन लेते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। सुनिए। अभी तो ये कांग्रेस की ही यात्रा है और हमें उम्मीद है कि जितने भी विपक्ष के दल हैं, जिसमें बंगाल में मुख्यमंत्री जी आदरणीय ममता बनर्जी जी, बिहार और जितने भी देश के दल हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके लड़ना चाहते हैं, हमें उम्मीद है यात्रा से पहले उन्हीं सभी प्रदेशों की सीट का बंटवारा हो जाएगा, जिससे लड़ाई और मजबूती से लड़ी जा सके। तो उम्मीद है कि यात्रा से पहले सभी दलों का सभी प्रदेशों में जो सीटों का बंटवारा होना है वो हो जाएगा, सीट शेयरिंग का काम हो जाएगा। अब तक जो खबरें आ रही हैं, सामने आई हैं दोस्तों, उनसे यही पता चल रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर जितने कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया के बीच सीटों के बंटवारे पर भी दरार है या दरार हो जाएगी, वो सब खारिज हो रही है। क्योंकि फिलहाल तो यही दिख रहा है कि चाहे पश्चिम बंगाल हो या पंजाब, महाराष्ट्र हो या बिहार, हर जगह कांग्रेस की बाकी दलों से सार्थक बातचीत हो रही है। सभी दल एकजुट हैं और इंडिया में कहीं कोई फूट नहीं है। इंडिया की ये एकजुटता मोदी और बीजेपी सरकार के लिए संकट का संकेत भी है। वैसे भी इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजी रही है। खबरें हैं कि चुनाव समय पर ही होंगे, जो पहले भी कह रहा था मैं, और तय समय का मतलब है कि राम मंदिर उद्घाटन के ठीक बाद चुनाव नहीं होने वाले हैं। क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात की भी चर्चा चल रही थी कि मोदी राम मंदिर की भावनाओं को भुनाने के लिए समय से पहले चुनाव करवा सकते हैं। लेकिन राम मंदिर के उद्घाटन से पहले ही हिंदू संतों की नाराजगी जिस तरह से सामने आई है, उससे यह तय है कि सच में जो लोग राम के भक्त हैं, हिंदू धर्म में जिनकी आस्था है, वे केवल बीजेपी को इसीलिए वोट नहीं करेंगे क्योंकि उसके शासन में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, बल्कि वो अपनी आस्था के आधार पर करेंगे। और जब आपकी आस्था पर ही कहीं चोट हो तो फिर आप बीजेपी को कैसे वोट कर सकते हैं। कुछ दिन पहले आपको ये इनका ये जगन्नाथपुरी मठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी हैं, उनकी ये बाइट हमने सुनाई थी। आज फिर ये बाइट यहां पर सुनाना लाजिमी है, जरूरी इसलिए है क्योंकि चुनाव का मामला है और चुनाव में बीजेपी
राम नाम के सहारे आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन बहुत गहरे संकट में बीजेपी आ चुकी है। सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती। मैं सैद्धांतिक व्यक्ति हूँ, समझ क्यों नहीं जा रहे आप? अब मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूँगा क्या? मुझे पद नहीं, पद तो सबसे बड़ा प्राप्ति है, मुझे शेर नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा आप विचार कीजिए, धर्माचार्य वहाँ क्या रही है? ये माने योगी भी हो गए मोदी जी, योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं। तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यहाँ वो कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते हैं मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक क्यों कर देंगे? नहीं तो संतों की ओर देखेंगे भी नहीं। तो मुझे अपने पद की महिमा, अभिमान की बात नहीं है, मुझे अपने पद की गरिमा का ध्यान है, इसलिए नहीं जा रहे। इसलिए नहीं जाता। तो सुन रहे थे आप जगन्नाथपुरी के मठ के शंकराचार्य जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जो बात कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक नहीं है, ऐसे कई संत हैं, साधु संत जो इस वक्त बहुत नाराज हैं राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर। उसको लेकर 2-3 अपडेट्स ऐसे आए हैं, जैसे राम मंदिर जो अभी जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो अभी बन ही रहा है, यानी मंदिर का पूरा जो काम है, बनने का काम, वो कंस्ट्रक्शन का काम, वो अभी पूरा नहीं हुआ है। तो आधे अधूरे कंस्ट्रक्शन में आप भगवान को ले जाकर नहीं रख सकते हैं। दूसरी सबसे तकलीफ वाली बात यहां कही जा रही है वो ये कि जिस राम लला को आप अभी तक कहते रहे कि वो टेंट में थे, उनको न ले जाकर के आप एक 5 फुट की अलग मूर्ति, एक नहीं बल्कि अब तो 3-3 मूर्तियों को वहां लेके जा रहे हैं। तीसरी यहां पर जो फूट पड़ने वाली बात है, नाराजगी की बात है, वो ये है कि एक नहीं बल्कि 20 पुजारियों का अपॉइंटमेंट किया गया है। और वो किससे पूछ कर किया गया, क्या है, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही हैं जिससे नाराजगी और बढ़ गई है। और यहीं से शुरुआत होती है कि अब भाई किसी भी हाल में जल्दी चुनाव करवाए अगर तो संकट में फंस जाएगी बीजेपी। और इसीलिए शायद अब मामला किसी और दिशा में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी भी संतों की नाराजगी का मतलब अब समझ रही है। ऐसे में अगर समय से पहले चुनाव हुए तो उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है। तो इस बार बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले कई तरह के संकट खड़े हो रहे हैं, हो चुके हैं कह सकते हैं। जैसे बीजेपी को यह उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी फिर से एक भारत जोड़ो यात्रा शुरू करेंगे, वो भी उस एरिया में, उस भाग में जहां बीजेपी मजबूत है। क्योंकि दक्षिण भारत में बीजेपी के सामने एक गंभीर चुनौती राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी पेश कर चुकी है। दक्षिण भारत में कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर तक जो यात्रा चली, उसके बाद बीजेपी कर्नाटक का चुनाव बुरी तरह हार गई। वहां बजरंगबली का दांव बिल्कुल नहीं चला, आपको याद होगा, तुरंत चुनाव हुआ था। उसके अलावा उसी चुनाव के दौर में बीजेपी हिमाचल प्रदेश का चुनाव हार गई। उसके बाद कांग्रेस के खाते में एक और प्रदेश आ गया जहां कभी सोचा भी नहीं था बीजेपी ने। बीजेपी अपने आप को सेकंड नंबर की पार्टी वहां मान रही थी। यह राज्य है तेलंगाना, जहां कांग्रेस तीसरे से पहले नंबर पर आ गई। तो एक झटके पे झटका वाली हालत यहां पर दिखाई दे रही है दक्षिण भारत में। लेकिन दक्षिण भारत से अगर आप पूरब से पश्चिम की ओर उत्तर होते हुए आए, उत्तर के राज्यों से होते हुए आए जो हिंदी पट्टी है, और वहां जो बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि जो दूसरे दल हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन के दल हैं, वो बहुत मजबूत हैं। आज की तारीख में जरा स्क्रीन पर नीचे ले आइए उन तस्वीरों को कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो चल रही है कुल 15 राज्यों से गुजरेगी और कुल लोकसभा की सीटें इन 15 राज्यों में 357 हैं। यहीं पर 272 का आंकड़ा पार हो जाता है। और 2019 के चुनाव में जरा इसमें बीजेपी की जो स्थिति है वो लेके आ जाइए स्क्रीन पर। 2019 के चुनाव में आप देखिए बीजेपी को 238 सीटें मिली हैं। और 238 सीटें जो इन 357 में से 238 सीटें अकेले बीजेपी लेके आई है।
अकेले अपने दम पर 272 सीटें आप लेके आते हैं अपने दम पे या अपने सहयोगियों के दम पे, तो आप देश पर राज करने के हकदार हो सकते हैं, हो जाते हैं। और यहां बीजेपी को 238 सीटें ऑलरेडी उन राज्यों से है जहां से ये यात्रा गुजरने वाली है, इन 15 राज्यों में, जहां मणिपुर है, अरुणाचल, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये आप देख लीजिए। लेकिन इसके अलावा बीजेपी के सहयोगियों की जो लिस्ट है वो भी ले आइए, तो देखिए कि यह आंकड़ा 272 को पार कर जाता है। बीजेपी के जो सहयोगियों की जो सूची है वो भी हम आपके सामने ला रहे हैं। देखिए 46, 238 उधर और 46 इधर, तो आप समझ लीजिए कि 279 सीटें ऑलरेडी बीजेपी और उनके सहयोगियों को यहां आ जाती हैं। बीजेपी के सहयोगियों को कुल 46 और बीजेपी को 238, तो 279 सीटें तो ऑलरेडी आ गई। और यहीं पर सबसे ज्यादा परेशान है बीजेपी। कैसे परेशान है, यहां कांग्रेस के आंकड़े को देखिए। कांग्रेस मात्र 14 सीट लेके आई है। आप ये जो बातें हम रख रहे हैं आपके सामने, ये हमारे स्क्रीन पे आप नीचे देख रहे होंगे कि बाएं साइड में भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और कुल राज्य हैं 15, कुल लोकसभा सीटें जो हैं वो आप देख लीजिए 357 हैं, जहां से ये यात्रा गुजरेगी 15 राज्यों से। और इन 357 में से बीजेपी और बीजेपी के सहयोगियों के पास 279 सीट्स ऑलरेडी हैं। तो बची हुई जो 14 सीटें हैं वो अब देखिए ये हैं, बची हुई और भी सीटें कुछ हैं, लेकिन 14 सीटें जो हैं वो हैं कांग्रेस के पास में मात्र। बीजेपी को तो यहां खुश होना चाहिए, लेकिन नहीं, बीजेपी को यहां परेशानी इसलिए है क्योंकि बीजेपी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 1 देख चुकी है। राहुल गांधी ने वहां कैसे डेंट लगाया है वो बीजेपी देख चुकी है, इसलिए यहां बीजेपी सबसे ज्यादा संकट में है। राम मंदिर क्या अब उस संकट से बीजेपी को नहीं उबारने जा रहा है? क्या भगवान राम के सहारे जो बीजेपी अभी तक राजनीति करने की सोच रही थी, क्या अचानक बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और इसीलिए अब चुनाव सही समय पर, तय समय पर जो पहले होते रहे हैं तब करवाने की बात आई है? बहुत सारी बातें हैं और यह बात इसलिए भी यहां पुष्ट होती है क्योंकि चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को कह दिया है कि 10 मार्च 2024 तक चुनाव की तैयारियां पूरी कर लें। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में कहीं गड़बड़ी है, नाम जुड़वाना है, कुछ और करना है, तो ये आप 8 फरवरी तक करवा पाएंगे। उसके बाद 1 महीने का समय है चुनाव की तैयारियों का। तो मार्च के दूसरे महीने में 2014 में मुझे जहां तक याद है कि 8 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी। 2019 में जहां तक मुझे ध्यान है कि 10 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई थी। तो 8 और 10 या 12 मार्च को अगर घोषणा होती है, क्योंकि अब यह लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि 10 मार्च तक चुनाव आयोग ने अपने अधिकारियों को कहा है कि पूरे देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी कर लें, तभी तो वो घोषणा करेंगे। तो आयोग 10 मार्च के बाद चुनाव की घोषणा करेगा। तो इस सवाल से, इन कयासों से पूर्ण विराम, फुल स्टॉप ऑलरेडी लग जाता है इन पर कि आगे जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं। इस बात को अब आप भूल जाइए। तो यहां से कैसे बीजेपी संकट में आती हुई दिखाई दे रही है, क्यों बीजेपी को अब बैकफुट पे आना पड़ा है, आइए इसी बात की आज चर्चा करेंगे। और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय पहले करवाता हूं। देखिए हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। राकेश अचल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सुमन भट्टाचार्य जी जुड़े हुए हैं सीधे कोलकाता से, हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धनंजय जी का भी स्वागत करता हूं। हमारे साथ राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी जो अब तक जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं या जुड़ने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। रविवार का दिन है और आप लोग सब हमारे साथ हैं। सीधा आना चाहता हूं सबसे पहले प्रशांत टंडन जी आपके पास ही। प्रशांत जी, बहुत सारी बातें रख चुका हूं अपनी भूमिका में और यहां से जो संकट के बादल गहरा रहे हैं बीजेपी के ऊपर, आज इसी की चर्चा करते हैं। बीजेपी जीत रही है, बीजेपी 400 के पार जा रही है, बीजेपी 10% ज्यादा वोट ला रही है, इसकी चर्चा तो खूब सुन रहे होंगे। लेकिन आज आपसे, आपके बीच हम ये चर्चा करने वाले हैं कि बीजेपी 2024 का चुनाव कैसे हारने जा रही है और इसीलिए बीजेपी अब इस चुनाव को आगे बढ़ा रही है या समय पे करवाने जा रही है। प्रशांत टंडन जी।
देखिए राजीव जी, ये जो राम मंदिर का प्रचार है, ये बिल्कुल मुझे इंडिया शाइनिंग के प्रचार की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। 2004 की याद कीजिए, और उसी तरफ ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं पहले भी इस बात की चर्चा कर चुका हूं आपके यहाँ कि राम मंदिर का इम्पैक्ट वैसा नहीं होने जा रहा है जैसा कि पीछे 30 साल पहले हो गया था। यानी उसको जितना एक कंस्टिट्यूंसी बनानी है राम मंदिर को, वो ऑलरेडी बनी हुई है। और बीजेपी को हम लोग ये मान के चलते हैं कि 37% जो 2019 से मिला वो बेंचमार्क है। वो बेंचमार्क गलत बेंचमार्क हम मानते हैं। वो बेंचमार्क कहीं 31% से ऊपर है थोड़ा, जो 2014 में इनको मिला। और वो वोट जो है वो राम मंदिर का वोट है, उसमें राम मंदिर भी है, उसमें 370 भी है, और उसमें कोई नया कंस्टिट्यूंसी जुड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है जी। दूसरी चीज की राम मंदिर का जो मुद्दा है राजीव जी, आगे आप देख लीजिएगा, अभी 2 सप्ताह बचे हुए हैं, बहुत विवादित होने जा रहा है। राम मंदिर की मूर्तियों का प्राण प्रतिष्ठा होती, मंदिर का उद्घाटन होता, मोदी जी वहां पे एक प्रधानमंत्री के तौर पर बैठते जाके, तो बात और थी। ये सिंगौल के स्थापना के तरीके से यजमान की तरह की भूमिका में होंगे वहां पे, और ये बहुत विवादित होने जा रहा है। इसके संकेत ऑलरेडी मिल चुके हैं। तमाम धर्माचार्य इसको स्वीकार नहीं करेंगे, जी। और उन सब की अपनी एक फॉलोइंग है। तो जब राम मंदिर का पहले मूवमेंट चलता था, तो आपको याद होगा राजीव जी कि उस वक्त धर्म संसद होती थी, जी। तमाम साधु संत होते थे, और उन सब के बीच में बीजेपी भी थी, विश्व हिंदू परिषद थी, आरएसएस थी। अब केवल प्रधानमंत्री हैं मोदी साहब, और वो मंदिर का ट्रस्ट है जो इनका बनाया हुआ है। ये 2 पार्टियां हैं, और उसमें एक किस्म की राजनीति, किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। तो आप कम्युनिस्ट लीडरों को तो बुला रहे हैं, और शिवसेना को नहीं बुला रहे हैं, जो आपका पार्टनर था। तो इस तरीके की राजनीति भी जो है वो भी नहीं इसको अप्रिशिएट किया जाएगा। तो कुल मिला के राजीव जी ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो स्ट्रेटेजिक मिस्टेक, जो मैं इंडिया शाइनिंग वाली बात क्यों कह रहा हूं, कि सारा जोर इनके जितने समर्थक पत्रकार हैं, इनके समर्थक जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो आज ही संडे को बड़े बड़े कॉलम लिखते हैं अखबारों में, जी। वो सारी ताकत राम मंदिर पे लगा दी गई है। वो टीवी चैनल जो कि इनके समर्थन में है, वो पूरा दिन रात वो राम मंदिर के प्रोग्राम चला रहे हैं। शाम को वहां पे मंदिर खुल जाते हैं। तो ये पूरा जो पूरा ताकत लगा दी है राम मंदिर पे, उससे क्या हो रहा है कि बाकी मुद्दे हैं वो चले गए पीछे, और वहां से अगर राम मंदिर में वो पॉलिटिकल ट्रैक्शन नहीं मिला, और वहां से वापस आकर आप किसी और मुद्दे को चुनाव लड़ जाएंगे, कांग्रेस पे कोई नया आरोप लगा देंगे, तो फिर मुश्किल होता है। यही इंडिया शाइनिंग में हुआ था। मैं तब एक टीवी चैनल में संपादक था, और वहां पे यही बात हो रही थी। प्रमोद महाजन लगातार इंडिया शाइनिंग की खबरों को पुश कर रहे थे, और हम लोग न्यूज रूम में बैठकर इस बात की चर्चा करते थे कि ये नहीं चला तो यहां से वापसी बड़ी मुश्किल है। और वही हुआ कि इंडिया शाइनिंग को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और वहां से वापसी मुश्किल है। राम मंदिर तो उससे भी ज्यादा खतरनाक मामला है, क्योंकि राम मंदिर की एक बार कमंडल से भिड़ंत हो चुकी है। कमंडल की भिड़ंत मंडल से हो चुकी है, और उसमें मंडल हावी रहा था। वो
थ्रेट अभी भी बना हुआ है। फिर इसका जो भूगोल है वो बड़ा सीमित है। तो जो चर्चा आप कर रहे हैं कि जो बीजेपी को जो जिन राज्यों में ये भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकल रही है 357 सीटों पे, जिसमें 238 सीटें बीजेपी के पास हैं, इनमें अगर ये प्रभावशाली हो गई और उसमें इम्पैक्ट मिलना शुरू हो गया भारत जोड़ो यात्रा को, तो बड़ा मुश्किल होगा यू टर्न लेना बीजेपी के लिए। और मुझे लगता है कि राजीव जी मार्च महीने तक, फरवरी तक बीजेपी को नए मुद्दे तलाशने होंगे चुनाव में जाने के लिए। जी, नए मुद्दे बीजेपी को तलाशने होंगे फरवरी तक। इस राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, जैसा कहा जा रहा था कि राम मंदिर के उद्घाटन के बाद तुरंत बीजेपी चुनाव करवा सकती है, लेकिन जैसे चुनाव आयोग की तैयारियां चल रही हैं उससे तो इस बात की पुष्टि कतई नहीं हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग 10 मार्च तक तैयारियां पूरी करने का आदेश दे चुका है अपने अधिकारियों को पूरे देश में। तो इसका साफ मतलब है कि पहले चुनाव नहीं होंगे, और पहले चुनाव नहीं होंगे यानी कि तयशुदा टाइम पर ही चुनाव होंगे, जैसे होते आए हैं 2014 या 2009, 2003, 2004 या उसके बाद 2019 के चुनाव देखिए, जिस समय पे होते रहे हैं उसी समय पे, क्योंकि 2004 का चुनाव जो था वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जल्दी करवा करके और इंडिया शाइनिंग में अपनी सरकार को की शाइनिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय वो हार गए थे। 2004 का चुनाव, फिर 2009, फिर 2014, फिर 19, जिस समय पे चुनाव हुए वही चुनाव अब 2024 में भी हम देख रहे हैं। आना चाहता हूं सुमन भट्टाचार्य जी आपके पास। सुमन जी, जरा आपसे भी समझूं, यात्रा राहुल गांधी की न्याय यात्रा, पहले से बात हो रही थी कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 निकालें, लेकिन वो यात्रा अब निकलने की घोषणा होती है और पूर्वोत्तर से होती है, नॉर्थ ईस्ट से, मणिपुर से, और मणिपुर के जो हालात हैं उस पर लगातार कांग्रेस और विपक्षी दल मोदी सरकार को घेर रहे हैं, और वहां से ये यात्रा होते हुए पश्चिम बंगाल भी आ रही है। नॉर्दर्न पार्ट, पिछली बार जब हम लोग बैठे थे तो आपने पूरा नॉर्दर्न पार्ट में बीजेपी का गढ़ है और वहां से यात्रा के बारे में आपने बताया भी था। अब चूंकि उसका पूरा रूट मैप आ चुका है, चार्ट अपने सामने है, और उससे और एक बात और भी महत्वपूर्ण है जो हम लोग रख ही रहे थे, बता ही रहे थे कि मात्र 14 सीटें इस यात्रा में पड़ने वाले राज्यों में कांग्रेस के पास है और 238 सीटें बीजेपी के पास है। 238 सीट्स बीजेपी के पास है। बीजेपी के जो अलाइड हैं, सहयोगी हैं, उनके पास 46 सीट्स हैं। तो इसी यात्रा के जो राज्य हैं उसी को ले लीजिए तो बीजेपी अपनी सरकार बना लेती है यहां पे। लेकिन यात्रा से, राहुल गांधी की न्याय यात्रा से आखिर क्यों परेशान है बीजेपी, ये आपके जरिए समझना चाहता हूं, और कैसे यहां राहुल गांधी की यात्रा बीजेपी को डेंट लगाती हुई, परेशान करती हुई, संकट में डालती हुई दिखाई देती है। राजीव जी, मैं पहले 2-3 पॉइंट बोलना चाहूंगा। देखिए, राम मंदिर का उद्घाटन 2020 में हुआ था। उसके बाद जो पहला चुनाव हुआ था वो बिहार की चुनाव हुआ था, और उस वक्त बिहार में नीतीश जी बीजेपी के साथ थे। लेकिन फिर भी हमको याद रखना पड़ेगा जो तेजस्वी यादव ने क्या फाइट दिया था। लगभग 5-10 सीटों से बीजेपी को वहां पे सत्ता हासिल हुआ था। तो देखिए, राम मंदिर का जो शिलान्यास की इफेक्ट अगर बिहार में बीजेपी को स्वीप नहीं देता है तो कैसे दूसरे स्टेटों में देगा। अच्छा, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल की इलेक्शन थे, जहां पे योगी आदित्यनाथ जैसे सारे लीडर आके जय श्री राम को एक कैंपेन बनाया था, और अमित शाह जी बहुत जोर तोड़ से बोल रहा था कि यहां पे वो लोग 200 पार करेंगे। वो भी बिल्कुल राम मंदिर के बाद पहला इलेक्शन बिहार था, उसके बाद बंगाल का इलेक्शन था, और बंगाल बिहार से जुड़ा हुआ स्टेट है। बंगाल के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे बहुत बिहार का या झारखंड का इन्फ्लुएंस है। लेकिन उस बार भी हम लोगों ने असेंबली में देखा कि कुछ नहीं हुआ। ये 2 पॉइंट मैं पहले रखना चाहता हूं। उसके बाद जो टंडन जी, प्रशांत टंडन जी ने वो जो बताया, जब वो 2004 की इंडिया शाइनिंग कैंपेन हो रहा था, आडवाणी जी एक यात्रा निकाले थे और प्रमोद महाजन उसका कैंपेन मैनेजर था। मैं उस यात्रा को कवर कर रहा था। मेरे को अभी भी याद है, रोज शाम को आडवाणी जी हम लोगों को बताते थे कि सोनिया गांधी 100 सीट भी पार नहीं कर पाएंगे और गवर्नमेंट तो पहले ही बन जाएगा, सेंचुरी भी कांग्रेस का नहीं होगा। लेकिन 2004 में मेरे को अभी भी याद है,
जो पहला स्टेट है, जो पहला टर्न किया, वो बहुत चमत्कार वाला स्टेट था। वो 2004 की पहला टर्निंग स्टेट था आंध्र प्रदेश, जहां पे वाईएसआर ने पूरा मैजिक दिखा दिया और वहां से शुरू हुआ बीजेपी का पूरा गेम बिगड़ जाना। तो ये दोनों मैं पहले बताया। इस बार भी तेलंगाना, आपने जो उल्लेख किया, तेलंगाना कांग्रेस ने जीता है ऑलरेडी। So there is a point that everything is not working in the favor of BJP. Now third point I want to come, जो प्रशांत जी आप भी पहले बोल रहे थे, जो how BJP sets the narrative and how false narrative that is। एवं ये जो हमारे सारे मीडिया है वो रोज सुबह से कैसे वो उसको पिटाता रहता है। देखिए, मोदी जी लक्षद्वीप गए, वहां पे थोड़ा सा बीच में जो भी किया कुछ किया और कैंपेन शुरू हो गया जे बॉयकॉट मालदीव। अभी लक्षद्वीप टूरिस्ट का पूरा डेस्टिनेशन बन जाएगा। मेरे को थोड़ा सा फैमिली के रीजन से मालदीव के बारे में पता है। ये सच बात है, मालदीव में जितने सारे टूरिस्ट जाता है वो 11% आर इंडियंस। लेकिन ये भी सच बात है, वो सबसे गरीब टूरिस्ट होता है मालदीव के लिए। मालदीव के जो अमीर टूरिस्ट है, जो यूरोप से आता है, जो वेस्ट एशिया से आता है, उसको ज्यादा खुश होगा अगर मोदी जी बॉयकॉट मालदीव कैंपेन को लॉन्च करेगा, तो सारा यूरोप और वेस्ट एशिया का, मुसलमान देशों का सारा टूरिस्ट और मालदीव जाता रहेगा। लेकिन आप देखेंगे मीडिया में छा गया कि बॉयकॉट मालदीव एंड द नेक्स्ट बिग टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज लक्षद्वीप। ऐसे भी जो आप पहले बोल रहे थे, मैं थोड़ा सा याद करा दूं, मैं जिस पेपर से मेरा जिंदगी शुरू हुआ था, जो एक टाइम में कलकत्ता का सबसे लिबरल पेपर माना जाता है, वो भी बहुत बड़ा स्टोरी किया। क्या बड़ा स्टोरी किया, जो मोदी जी ने पूरा लैंडस्केप बदल दिया। अभी कोई मालदीव नहीं जाएगा, सारे लोग लक्षद्वीप जाएगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली लक्षद्वीप इज ऑल्सो ए मुस्लिम डोमिनेटेड आइलैंड, और वहां पे जाके तो क्या करेगा। तो दिस इज द नैरेटिव बीजेपी बिल्ड अप। नाउ कमिंग बैक टू द भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी लेने जा रहा है। मैं पहले बंगाल के बारे में बोलना चाहता हूं। देखिए, बंगाल पिछले चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा दिया था। 18 सीट बीजेपी को यहां से मिला था। क्यों मिला था? जो पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, जो ममता की सरकार है, उसके खिलाफ जितना भी वोट था, जो लेफ्ट का वोट था, वो पूरा बीजेपी के पास चला गया। लेकिन जिस दिन आज आप और आपके साथी ये सारे डिस्कस कर रहे हैं, उसी दिन लेफ्ट ने बहुत दिन बाद कलकत्ता की जो सबसे बड़ा मैदान है ब्रिगेड, वहां पे एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला। बहुत बड़ा जुलूस, मैंने पिछले 4 साल में इतना बड़ा जुलूस, इतना बड़ा रैली कोई नहीं देखा। तो हम लोग ये मान सकते हैं जो लेफ्ट के पास जो वोट था, जो एंटी ममता वोट है, जो 2019 के इलेक्शन में सारा बीजेपी के पास चला गया था, वो धीरे धीरे से वापस आ रहा है। वो वापस आना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो वापस आएंगे तो जो बीजेपी को बंगाल से 40% के आसपास वोट मिला था, और जिसके बदौलत उनको 18 सीटें मिला था, वो उनको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग बहुत टाइम में ऐसे होता है जो हम लोग सोचते हैं कि इंडिया ब्लॉक की सारे लोग अगर एक साथ हो जाएंगे तो अच्छा होगा। नहीं, यहां पे लेफ्ट अलग से लड़ेगा तो अच्छा है, क्योंकि जो एंटी ममता वोट है वो लेफ्ट लेके जाएगा, और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। ऐसे भी आज के दिन में बीजेपी के जो बंगाल के सारे लीडर हैं, जो बड़े लीडर हैं, सारे लोग बोल रहे हैं जो लेफ्ट का वोट हम लोगों को आना चाहिए, और सारे लेफ्ट वाले तो अभी जय श्री राम बोलने वाले हैं। लेकिन इसीलिए मैंने बोला, आज का दिन 7th of January we saw a huge rally of the left in brigade, which is commanded by the new party secretary Mohammad Salim, and a band full of youth leaders who has drawn a huge crowd. देखिए, हमारे यहां पे पंचायत का इलेक्शन हुआ। पंचायत में लेफ्ट को अपना 4% से लेफ्ट ने 14% की वोट में आ गया। आज अगर लेफ्ट नेक्स्ट लोकसभा में अकेले लड़के वो 14% लेके जाता है, तो भाजपा को वो अपना जो 40% है वो रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर भाजपा को 40 से अगर भाजपा 30 में भी आ जाता है, तो भाजपा को 18 सीट पकड़ लेना बहुत मुश्किल है। अच्छा, तीसरा बात है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर से याद करा देता हूं, जहां से राहुल गांधी का यात्रा जाएंगे
वही कैचमेंट एरिया है जहां पे बीजेपी को पिछले बार हमारे स्टेट के 9 सीटों में से 7 सीट मिला था। और ये 7 सीट में अगर इस बार राहुल गांधी इफेक्ट करता है तो बहुत बीजेपी को बहुत भारी चोट लगेगी, और ये इफेक्ट कर सकता है। ये मैं एक छोटा सा जिस शहर के बारे में आप सब लोगों को पता है उसका एग्जांपल देके बोलना चाहता हूं। दार्जिलिंग, जो सीट पिछले 3 चुनाव से 2009 से भाजपा को मिलता रहा और भाजपा के बड़े लीडर यहां पे खड़ा होते रहे, इस बार भी चर्चा में है कि बीजेपी एक्स फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला को यहां से खड़ा करेगा। अगर आप देखेंगे वो दार्जिलिंग सीट पे जितने सारे ममता के खिलाफ के लीडर हैं, मैं अगेन आई कम बैक टू द पॉइंट, द एंटी एस्टेब्लिशमेंट लीडर्स एवरीबॉडी जॉइंड कांग्रेस। तो इतने दिन तक जहां ममता के खिलाफ की वोट को बीजेपी को फायदा होता था, इस बार नहीं भी हो सकता है। दार्जिलिंग इज अ वेरी बिग एग्जांपल फॉर दैट। नाउ कमिंग बैक टू द 7 सीट्स जहां से राहुल गांधी मोड़ेंगे, और उसमें दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मींस जहां पे कांग्रेस का पुराना वोट बैंक है, 2 जगह है, एक मालदा डिस्ट्रिक्ट और एक मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट। मालदा बरकत गनी खान चौधरी जो कांग्रेस के पुराने लीडर है उसका घर है, और दूसरा है अधीर चौधरी का इलाका मुर्शिदाबाद। ये दोनों जगह में 3 और 2 5 सीट है। ये 5 सीट ज्यादा मुसलमानों की वोट है। जो हम लोगों ने तेलंगाना में देखा, जो राहुल गांधी कैन टर्न द टाइड इन फेवर ऑफ कांग्रेस बीटिंग द वाईसी फैक्टर, वो बंगाल में भी हो सकता है। ये 3 और 2 5 सीट में पिछले बार बीजेपी को 2 सीट मिल गया था, जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज था। मालदा में 1 सीट कांग्रेस और तृणमूल के लड़ाई में बीजेपी को मिल गया था। बीजेपी का एक ट्राइबल लीडर वहां पे जीता था, जो वो बंदा है खगेन मुर्मू, जो पार्लियामेंट की अटैक के दिन जो भाषण दे रहा था। इस बार खगेन मुर्मू के सीट बहुत मुश्किल बन जाता है अगर राहुल गांधी वहां से जाता है और कांग्रेस के साथ आइदर तृणमूल और लेफ्ट किसी पार्टी का भी अलायंस हो जाए, तो वो मालदा सीट बीजेपी को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। So that is the effect of Rahul Gandhi. If he really comes from, if he really means he will obviously come. आप अगर देखेंगे राहुल गांधी अगर ऊपर से नीचे आता है, अच्छा इसमें और छोटा छोटा सीट है जो बीजेपी को पिछले बार मिला था, जैसे रायगंज, जहां से बीजेपी का जो कैंडिडेट वो जीता था और सेंट्रल मिनिस्टर बन गया था, देवश्री चौधरी, वो सीट प्रियरंजन दासमुंशी का गढ़ था। पिछले बार वहां पे तृणमूल, कांग्रेस और लेफ्ट, ममता, कांग्रेस और लेफ्ट तीनों अलग अलग से लड़ा और तीनों के वोट बांट जाने से वो सीट बीजेपी को मिल गया था। वो सीट भी इस बार अगर, क्योंकि मेरे को जितना पता है, दीपा दासमुंशी ने मेरे को बताया कि राहुल गांधी वहां से आएंगे, तो रायगंज सीट उसके बाद पूरा ओपन हो जाता है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस को एक अच्छे कैंडिडेट चाहिए, कांग्रेस खुद वहां पे जीत सकता है, लेफ्ट और कांग्रेस का कॉम्बिनेशन वहां पे जीत सकता है, कांग्रेस और तृणमूल का कॉम्बिनेशन तो वहां पे स्वीप करेगा। तो हम लोग जानते नहीं है जो राहुल गांधी एक्चुअली कितना बड़ा इफेक्ट दे सकता है। मैं बोल सकता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर राहुल गांधी की यात्रा अभी तक हम लोगों ने जितना देखा, तो बंगाल में बीजेपी को 18 सीट से 10 सीट में वो ला सकते हैं। इतना वो कम से कम घट ही सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बंगाल की बात कर रहे हैं, जरा मैं अपने प्रोडक्शन टीम से कहूंगा कि पश्चिम बंगाल में जो 2019 की दलीय स्थिति थी, कल ही हम दिखा रहे थे, उसको जरा स्क्रीन पर ले आइए। बहुत मस्त इंपॉर्टेंट पहलू है जिस पर चर्चा जरूरी है। ये देखिए यहां पर बंगाल में 40.64% वोट बीजेपी को उस समय मिला था। जो वोट मिले 40.64% और टीएमसी को 43.69%। 2019 के चुनाव में रिजल्ट जो सामने है, और सीपीआईएम को 6.34 और कांग्रेस को 5.67%। इसी बारे में अभी बता रहे थे हमारे साथी सुमन भट्टाचार्य कि कैसे ये चेंज हो सकता है। 40% में डेंट लग जाए और 40% जैसे ही नीचे वोटर्स जो हैं, अगर वहां से निकल के सीपीआईएम, जिसकी आज बहुत जबरदस्त रैली थी कोलकाता में, और उस रैली के बारे में भी बता रहे थे अभी सुमन भट्टाचार्य, तो
ये सब दिखाई दे रहा है। कैसे यहां संकट में, परेशानी में भाजपा है, वही हम चर्चा कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और सीधे राकेश अचल साहब के पास आना चाहता हूं। अचल साहब, आपसे भी जरा समझना चाहता हूं कि जो कुछ भी सामने है, जो विश्लेषण अभी हमारे दो साथी कर रहे थे, जरा उसी विश्लेषण को और आगे बढ़ाइए आप। और क्योंकि एक तरफा विश्लेषण तो खूब हम सुन रहे हैं, और लक्षद्वीप से लेकर मालदीव तक और हिंदुस्तान में अयोध्या तक सारी बातें हो रही हैं, लेकिन साहेब को कहां परेशानी है, बीजेपी को कहां परेशानी है, इसकी चर्चा कोई नहीं कर रहा है। अंदर खाने इन परेशानियों का इलाज ढूंढने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ ईवीएम को लेकर लगातार रैलियां हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और अब ये रैलियां ज्यादा होंगी, प्रोटेस्ट ज्यादा होंगी, ईवीएम पे चर्चाएं खूब होंगी। और जो लोग भी ईवीएम पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनका मेन मकसद यही है कि ईवीएम के बारे में जन जन तक पहुंचा दें कि आप जहां वोट दे रहे हैं वहां पर कुछ गड़बड़ किया जा सकता है। ये बात जन जन तक, गांव गांव तक, घर घर तक पहुंचाने का बीड़ा इन लोगों ने उठाया हुआ है। अभी और भी कुछ समूहों को देखेंगे आने वाले समय में, अगले 7 दिनों में, कि वो भी सड़कों पे होंगे। तो ईवीएम एक जगह है, लेकिन दूसरा विश्लेषण जहां परेशान है, ईवीएम रहते हुए भी बीजेपी संकट में दिखाई दे रही है। क्या कुछ कहेंगे अचल साहब? धन्यवाद राजीव जी। देखिए, अभी सुमन जी ने बहुत विस्तार से बंगाल की बात की, बिहार की बात की, और मैं समूची मुद्दे पर अगर जाऊं तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी तकलीफें हैं, अपनी असुरक्षा है, और इस असुरक्षा के चलते ही भारतीय जनता पार्टी जितना व्यवस्थित ढंग से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, उसकी तरफ हम लोगों की नजर नहीं जा रही। हमको लगता है कि भाजपा खतरे में है। 357 सीटों से राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलेगी तो पूरा परिदृश्य बदल जाएगा। ऐसा होना चाहिए, बदलाव की जरूरत इस देश को है, लेकिन ऐसा क्या हो पाएगा? आपने अभी शुरू में अपनी प्रस्तावना में बात की कि भारतीय जनता पार्टी समय से पहले चुनाव कराना चाहती थी, लेकिन अब उसे लगता है कि राम मंदिर का जो मुद्दा है, प्राण प्रतिष्ठा का जो जलसा है, जो जुलूस है, वो उसके काम नहीं आने वाला है। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि चुनाव आयोग केंचुआ है, केंद्रीय सरकार का सबसे बढ़िया पालतू यंत्र वही है, और वो जब केंद्र की सरकार कहेगी, जब उसको लगेगा वातावरण मुफीद है, तभी चुनाव होगा। और ये इस तैयारी से जो चुनाव आयोग की बैठकों का जो सिलसिला शुरू हुआ है, इससे जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने अपने इस राम मंदिर के जलसे जुलूस को 15 मार्च तक खींचने के पहले ही ऐलान कर दिया था। हम उस पर जा ही नहीं रहे हैं। वो 15 मार्च तक देश भर में जहां जहां उनकी राज्य सरकारें हैं, वहां से प्रतिदिन 50,000 मतदाताओं को ठेल करके वहां ले जाना चाहती है, ले जाएगी। 430 रेलों का उसने विशेष प्रबंध किया है। तो ऐसा नहीं है कि उसका राम मंदिर का जो लोकार्पण का जो मामला है वो 22 जनवरी को फुस्ट हो जाएगा। वो भी भारत जोड़ो यात्रा के समानांतर 15 मार्च तक तो अभी खिंचेगा। और आपने तो हमारे जो इंडिया गठबंधन बना है, उसने अपने ढंग से तैयारी की है, और वहां मार करने की कोशिश की है जहां की भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आसानी से घेरा जा सकता है, खासतौर पर हिंदी पट्टी में। वो देखिए, दक्षिण में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए दरवाजे पहले से बंद हैं, सब जानते हैं। और वहां जो जहां से यात्राएं शुरू हो रही हैं, वहां छोटी छोटी 1-1, 2-2 सीटें, मणिपुर में क्या 1 सीट होगी, नागालैंड में 1 सीट होगी, असम में जरूर, अरुणाचल में 2 सीटें, असम में जरूर ज्यादा सीटें होती हैं। लेकिन हिंदी पट्टी में ही घेर के असली जो घमासान होना है वो हिंदी पट्टी में होना है। आप खासतौर पर आप ध्यान देखें 2019 के चुनाव को, कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। तब राम जी का मंदिर भी बन के तैयार नहीं हुआ था, और प्राण प्रतिष्ठा की तो बात ही नहीं थी। लेकिन लोकसभा जो पार्टी विधानसभा के चुनाव में बहुत औंधे मुंह गिरी थी, उसी पार्टी ने इन हिंदी पट्टी वाले क्षेत्रों में लगभग सारी सीटों को जीत गया था। 1-1 सीट छोड़ी, वो भी मुझे लगता है कि उस समय के कांग्रेस के जो नेता रहे होंगे, उनसे कोई आंतरिक उनने गठजोड़ कर लिया हो, जैसे कमलनाथ जैसे लोगों के बारे में खासतौर पर मैं कहता हूँ, तो शायद वो इसलिए छोड़ दी गई होती। वरना उनकी साजिशों का, चुनाव जीतने के तौर तरीकों का इतना गहरा वो है, मशीनरी है, कि वो कुछ भी कर सकते हैं। और इस चुनाव में चूंकि ये
प्राण प्रतिष्ठा रामलला की नहीं हो रही है, ये प्राण प्रतिष्ठा माननीय मोदी जी की हो रही है और उनकी उस पार्टी की हो रही है जो अब केवल हिंदुओं की पार्टी है। उन्होंने विधानसभाओं में, लोकसभा में, राज्यसभा में मुस्लिमों को 20 करोड़ मुसलमान हैं, उनका एक प्रतिनिधि नहीं रखा है। तो जाहिर है कि ये वो अपनी घोषित हिंदू राष्ट्र की नीति की ओर बढ़ रहे हैं और इसको बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी पुरानी स्थिति बहाल रखना है, जो आसान नहीं है। 2019 के चुनाव में उन्होंने 330 सीटें जीती थी, गठबंधन के उनके जो साथी थे उनकी सीटें मिला ले तो 352 होती हैं। अब इस संख्या को कायम रखना निश्चित तौर पर बहुत कठिन काम है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा इस आंकड़े को तितर बितर कर सकती है, लेकिन अभी तक जो भारत जोड़ो यात्रा के सहयोगी दलों के स्वर हैं वो उनमें एक तालमेल नहीं बैठा है। वो जितनी जल्दी बैठेगा उतना ज्यादा फायदा इंडिया गठबंधन को मिलेगा, देश को मिलेगा और धर्म ध्वजा और धर्म निरपेक्षता जिसकी मैं बार बार चर्चा करता हूँ, इनके बीच होने वाली लड़ाई को मिलेगा। अन्यथा बिखराव रोकने इंडिया गठबंधन की सतर्कताएं, चिंताएं और रणनीति भारतीय जनता पार्टी की घृणित और साजिशपूर्ण रणनीति के मुकाबले कितना ठहर पाएंगी, ये जब यात्रा 15 दिन 20 दिन चल पड़ेगी और उसके परिणाम दिखाई देने लगेंगे, तब ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदमों को रोका जा रहा है। निश्चित तौर पर बंगाल में उसका घाटा होगा, निश्चित तौर पर बिहार में उसका घाटा होगा, लेकिन ये हम सोच रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये सोच के नहीं चल रही है, उसने तो ये तय कर रखा है कि जहां उसका घाटा हुआ था 2019 में वहां उसकी भरपाई की जाए और जो उसकी काठ की हांडी है उसमें नया धातु लगा करके उसको फिर से आग पर चढ़ाया जाए। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, काठ की हांडी ऐसे भी बार बार नहीं चढ़ाई जाती, इसलिए इसमें धातु लगाने की जो सलाह आप दे रहे हैं। सुमन जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ जोड़ना चाह रहे थे सुमन जी। और सुमन जी जरा उन आंकड़ों को भी एक बार जरा ले आइए 2 विन में, और उस आंकड़े को जो वेस्ट बंगाल में जिसका जिक्र कर भी रहे थे एक बार, क्योंकि उनको सुमन जी को जल्दी जाना है तो एक इतनी लिबर्टी ले लूं कि उनके सामने इन आंकड़ों को रखूं। सुमन जी जिस बारे में आप बात कर रहे थे, सीपीआईएम को 6.34% वोट, लेकिन आज की रैली देखकर और आपका जो विश्लेषण था उस विश्लेषण को देखें तो कहीं ना कहीं जो डेंट लगता हुआ दिखाई दे रहा है वो तो बीजेपी में ही डेंट हम देख रहे हैं। कैसे, क्या कुछ आप जोड़ना चाह रहे थे, प्लीज जोड़िए। देखिए आंचल जी जो बोल रहे थे मैं उसके साथ बिल्कुल सहमत हूं। मैं बंगाल में हूं, बंगाल में हमारे गवर्नर के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत झाड़ापाई चल रहा है और गवर्नर बहुत सारे यूनिवर्सिटी में उनका जो पापेट वीसी बैठा दिया है। और ये सच बात है, वो सारे यूनिवर्सिटी में कम से कम 5 यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है, वो भाजपा का बैठा हुआ वीसी यूनिवर्सिटी के अंदर राम मंदिर बना रहा है और इस राम मंदिर के कैंपेन को वो फ्लो करा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे है, मैं जो बोल के निकल जाना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा कैंपेन बीजेपी हर वक्त एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, जो अपोजिशन है, जो इंडिया ब्लॉक की गठबंधन की पार्टी है, वो सारा करप्ट है। आप लोगों ने सारे लोग एक स्टोरी देखा होगा, बंगाल में 2 दिन पहले एक जगह पे एक ईडी ऑफिसर के ऊपर बहुत बड़ा अटैक हो गया। ईडी ऑफिसर रेड में गए थे और अटैक हो गया। कोई नहीं बताया, बंगाल के बाहर शायद कोई मीडिया दिखाया भी नहीं, जो ईडी ऑफिसर जॉइंट डायरेक्टर जो रेड में गए थे उसके खिलाफ सीबीआई में एफआईआर है और सीबीआई उसके लिए इंक्वायरी कर रहा है। वो खुद ही हिमसेल्फ इज एक्यूज्ड ऑफ एसेट व्हिच इज नॉट प्रोपोर्शनेट टू हिज इनकम। उसका एसेट पिछला 10 साल में लगभग 50 गुना बढ़ा है। ऐसे ईडी ऑफिसर सुबह 7 बजे मीडिया को लेकर क्या रेड करने के लिए जा रहे थे। लेकिन ये क्वेश्चन जो पहले शायद टंडन जी बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, ये क्वेश्चन गोदी मीडिया उठाएगा नहीं। और आंचल जी जो बोल रहे थे, ये बिल्कुल सच बात है। बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, उसको कॉन्फ्रंट करने के लिए इंडिया ब्लॉक की जो जितने सारे पार्टी है वो कितना तैयार है और हर वक्त कितना उसका मुंहतोड़ जवाब दे सकता है, वही देखने वाला चीज है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी आपका। और वो हम अभी हेडलाइंस में बता भी रहे थे कि ईडी ऑफिसर के ऊपर एफआईआर है।
और आप बिल्कुल सही, और आपसे बेहतर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है कि जिस ईडी ऑफिसर को हम लोगों ने देखा जो 24 परगना में जाकर सुबह सुबह जाते हैं रेड के लिए, रेड मारने के लिए, छापेमारी के लिए, लेकिन उनके ऊपर जो कुछ होता है ये इस पूरी टीम के ऊपर, उसकी चर्चा तो खूब हुई, लेकिन ये कौन ऑफिसर थे इसकी चर्चा नहीं हुई। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मीडिया का काम है। बहुत शुक्रिया आपका सुमन भट्टाचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे आना चाहता हूं राहुल लाल जी के पास में। राहुल लाल जी, बिहार झारखंड ये भी उसी उधर ही है, पश्चिम बंगाल तो है ही। बिहार की बात एक बहुत महत्वपूर्ण, यहां सुमन भट्टाचार्य कह रहे थे कि 2020 में राम मंदिर का शिलान्यास होता है और बहुत जबरदस्त तरीके से होता है, आप याद कीजिए, खूब प्रचार किया गया। उसके बाद 2020 में ही दिसंबर महीने में चुनाव, और चुनाव में ओवैसी साहब अगर बिहार में मदद नहीं करते सीमांचल में, तो फिर बीजेपी और नीतीश कुमार की जो मिलीजुली सरकार थी वो नहीं बनती, ये तो सब जानते हैं। वहीं से ओवैसी साहब जो हैं, असदुद्दीन ओवैसी, बी टीम घोषित होते हैं। बिहार में 2019 में क्या स्थिति थी वो जरा स्क्रीन पे लाना चाहता हूं, और फिर यहां से चर्चा इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी यहां संकट में दिखाई दे रही है। क्या कारण है कि बीजेपी को चुनाव पहले करवाने पर अपने कदम पीछे खींचने पड़ रहे हैं, जिसकी चर्चा खूब हो रही थी। राम मंदिर क्या खेवनहार नहीं बनने जा रहा है? ये सारे सवाल, इन सवालों का जवाब यहां पे हम आज आप सबके सामने रख रहे हैं। देखिए, बिहार की जो स्थिति थी 2019 में 40 सीटें, बीजेपी को 17 सीट मिली थी। बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी तीनों 40 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं। 6 सीट एलजेपी को मिलती है, 6 की 6 सीट एलजेपी जीत जाती है, रामविलास पासवान साहब की पार्टी। अब इसमें दो फाड़ है, आपसे बेहतर कौन जानेगा। जेडीयू जो अब उनके साथ नहीं है, बीजेपी के साथ, अब आरजेडी के साथ। आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिलती, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक सीट मिलती है। आरजेडी वोट प्रतिशत में 15.36% और कांग्रेस 7.70%, एलजेपी 7.86%। आप देखिए ऊपर बीजेपी और जेडीयू के वोट परसेंट को अगर देखिए, इकोनॉमी को और इन आंकड़ों को बहुत अच्छी तरह से आप समझते हैं। जरा मुझे इसके जरिए समझाने की कोशिश कीजिए कि ये यात्रा जब उसी साइड से निकल रही है, पूर्णिया, सहरसा, वो जो एरिया अररिया, मतलब जो सीमांचल का पार्ट है, उधर से यात्रा बिहार में जाएगी, जहां पर बीजेपी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन को, सीपीआई-एम यानी वाम दलों के गठबंधन में डेंट लगाई थी। 5 सीटें जीत के आए थे वहां से, और वहीं से यात्रा गुजर राहुल गांधी की। संकट में यही है बीजेपी की ये यात्रा इस वक्त हो गई। राम मंदिर के नाम पर जितनी लूट, राम के नाम पर जो लूट मचानी थी, वोटों की लूट, वहां डेंट लगाने के लिए राहुल गांधी ने यात्रा निकाल दी, यही कहा जा रहा है। कैसे देखा जाए राहुल लाल जी? देखिए, राम मंदिर के मामले को लेकर मैं तो बिल्कुल कहूंगा कि जो घटनाक्रम पूरा का पूरा हम लोगों ने 2020 में देखा, उस मामले को बीजेपी काफी बढ़ा के दिखाने का प्रयास कर रही है। वो सही कह रहे थे कि चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, किसी भी आप बड़े मंदिर में चले जाइए, इसमें हर तरफ एकदम राम नाम की धूम बजाई जा रही है। लेकिन जो एक महत्वपूर्ण सूचना जिसके साथ आपने डिबेट शुरू की कि आखिर चुनाव को फिर क्यों जो है कि इसी हवा के साथ, इसी लहर के साथ बीजेपी नहीं करा रही है, वो कारण यह है कि वो मामला बन नहीं पा रहा है। देखिए, उस समय भी जो टीवी चैनल जबरन दिखा रहे थे लगातार 24 घंटे, और अभी भी टीवी चैनल जो 24 घंटे राम भक्ति में लगे हुए हैं, किसी भी एडिटर से ऑफ द रिकॉर्ड पूछ लीजिए राजीव जी, सब लोग ये मानते हैं कि टीवी चैनलों के दर्शक घट रहे हैं, उल्टे इनके दर्शक इंटरटेनमेंट की तरफ चले जा रहे हैं। तो ओवरऑल जब आप वही चीज दिखाते हैं, न्यूज नहीं दिखाते हैं, बहुत नुकसान होता है। राम का मामला टीआरपी दिलाने में टीवी चैनलों का सफल नहीं हो पा रहा है, तो उस जगह पर झटके लगे। और जो बिहार के आपने आंकड़े दिखाए, देखिए, उसमें भूलना नहीं चाहिए कि लोजपा एकजुट थी, रामविलास पासवान जीवित थे, तब तो वो वोट था। आज के दिन तो लोजपा की स्थिति क्या बटी हुई है कि चाचा भतीजे में लोजपा में टूट-फूट मची पड़ी हुई है। और जो वहां के 3 फोर्स हैं कि भाई बीजेपी, जदयू और एक तरह से हम लोग आरजेडी, ये तीनों फोर्स में से हम लोग देख रहे हैं कि दो एक तरफ है वहां पे, जो जमीन पे एक तरह से हम लोग कह दें कि जो सोशल समूह है उनके साथ खड़ा है। तो बीजेपी अकेले थकेले, उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं वो टूटी फूटी हुई हालत में। तो उस समय के हिसाब से देखिए तो एक सीट जो है आपको दिखता है आज के गठबंधन को, लेकिन क्या 2024 में हम लोग वो परिणाम देख पा रहे हैं?
बिल्कुल नहीं देखेंगे। उल्टे सीमांचल क्षेत्र में जो ओवैसी के कारण से नुकसान हुआ था, वो भी अब कह लीजिए कि काफी पुरानी गंगा नदी में और कोसी में तब तक से उससे बहुत ज्यादा पानी प्रवाहित हो गई है राजीव जी, तब ओवैसी का वो चैप्टर भी नहीं चलना है। तो बिहार में तो स्थिति ये है जो आप देख रहे हैं, यहां पे गठबंधन यानी जिसके साथ भी दो समूह मिलेंगे, आरजेडी और जदयू का जो समूह है, मैं मानता हूं कि सबसे आदर्श अवस्था का ये कॉम्बिनेशन है। ये यहाँ पे वोट ट्रांसफर को लेकर कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने देखा पूर्व में वोट ट्रांसफर भी हुआ है वो। और सबसे जो रोचक चीज मैं बता दूं आपको, राम मंदिर को लेकर नाम लेके जरूर जो है कि सारे लोग अभी लगे हुए हैं डुबकी लगाने में, इसी प्रकार का एक मजबूत गठबंधन झारखंड में बना पड़ा हुआ है। झारखंड में भी जो गठबंधन है वो काफी मजबूत और शक्तिशाली गठबंधन है, जिसमें कि हेमंत सोरेन है, आरजेडी भी है, जदयू भी है, कांग्रेस भी है, तमाम लोग हैं शामिल उस वहां पे। उस जगह पे भी भारतीय जनता पार्टी के, चूंकि देखिए तो वो अगर हम लोग इतिहास की दृष्टि से देखें तो बीजेपी का बड़ा सा गढ़ नजर आता है हमेशा से झारखंड, लेकिन वर्तमान में स्थितियां वहां पे उल्टी हुई हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक चीज और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश के राजनीति में पिछले 24 से 36 घंटे के भीतर से भूचाल मची हुई। बीजेपी के एक व्यक्ति ने खुद जो है कि वो काफी परेशान थे, और हमने पूछा कि आप लोग तो राम भक्ति में लगे हुए, दिक्कत क्या है? आप लोगों ने तो पहले से मुद्दा सेट कर दिया, आप 16 मई को सीधे 70-80 सीटों का परिणाम लेके आप लोग चले जाइएगा उत्तर प्रदेश में। उन्होंने बोला कि जो खुफिया एजेंसियां सूचना दे रही है पीएमओ को, उस सूचना में बिल्कुल क्लियर है कि सीटों का बंटवारा आंतरिक तौर पर हो चुका है राजीव जी, जो बीजेपी बता रहे हैं। बीजेपी वालों का पक्ष में रख रहा हूं, और उसमें मायावती जी हैं, तो कहीं न कहीं एक तरह से 30 सीटें उनके अनुसार 30 से 35 सीटें वो समाजवादी पार्टी को एक तरह से दे दिया जा रहा है, 30 सीटें लगभग मायावती जी लेंगे, उसी तरह से जो है कि 5 सीटें जो है कि वो जयंत चौधरी को मिलेंगी, और कुछ सीटें, बाकी सीटें वो कांग्रेस भी लड़ेगी। तो ये एक मोटी सी स्थिति है सीट शेयरिंग को लेकर, और इसने पूरा का पूरा जो टेंशन में डाल दिया। देखिए हमेशा हम लोग जानते हैं कमंडल बनाम जब मंडल की राजनीति होती है तो यह स्थितियां बड़ी अलग किस्म की होती है। उनके बकौल हम इंफॉर्मेशन का स्रोत फिर उन्हीं को मैं ले रहा हूं, उन्होंने ये भी चीज कहा कि कहीं कहीं जो बीजेपी के पास सूचनाएं आ रही हैं कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश से लड़ने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से वो चुनाव लड़ने वाला है नीतीश कुमार। तो आप सोच के देखिए जो पूरा कुर्मी बेल्ट है पूरा का पूरा, वहां पे क्या स्थितियां बनने वाली है। मायावती जी भी लोकसभा चुनाव लड़ सकती है अंबेडकर नगर से, ये बीजेपी के पास सूचनाएं हैं उनके खुफिया एजेंसियों के माध्यम से, टीम इंडिया का मेंबर बनते। तो अगर ये सब चीजें मूर्त रूप में होती है कुछ अगले घंटे में, तो इनके राम नाम की नींद तो उत्तर प्रदेश में उड़ गई है राजीव जी, तो इनकी नींद उड़ी पड़ी हुई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राम नाम का चक्कर, देखिए बीजेपी का प्रचार तंत्र काफी मजबूत है, मैं इनकार नहीं करता। वो प्रोपेगेंडा सेट करने में, झूठ को 1 लाख नहीं 1 करोड़ बार बोलने में उनको महारत हासिल है। लेकिन ये जो एक समीकरण है, जो जिसको हम लोग कहते हैं सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं, उस सोशल इंजीनियरिंग की तरफ जिस तेजी से बढ़ती चली जा रही है, जो बिहार से सूचनाएं आ रही है कि आरजेडी और जदयू के बीच में बातचीत हुई है कि भाई 16 सीटों पर ये लोग हैं, 8 सीट कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियों को दे देंगे। तो अगर इतना तेजी से तमाम तरह की चीजें घट रही हैं, हमें लग रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि मामला अटकेगा भटकेगा, इतने सारे लोग मिलजुल नहीं पाएंगे, उस जगह पे भाजपा को निराशा हाथ लग रही है। और हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि राहुल गांधी की यात्रा 16 दिन व्यतीत कर रही है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में 16 दिन वो यूं ही तो व्यतीत नहीं कर रहा है राजीव जी। वहां पर अगर कांग्रेस का अपना पुराना वोट शेयर हम लोग देखा तो 1.5% का वोट शेयर दिख रहा है जी। तो राहुल गांधी की वो यात्रा वो 1.5% के वोट शेयर के लिए तो बिल्कुल नहीं हो रही है। स्पष्ट है कि ये पूरे के पूरे टीम इंडिया की यात्रा है। और अखिलेश यादव का बयान आपने सुनाया अभी आपने कि इस यात्रा में विपक्ष के जो तमाम नेता है वो भाग लेंगे। यानी कि जब ये यात्रा यहां पर उत्तर प्रदेश से गुजर रही होगी तो उसमें अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। और जो दूसरी सबसे बड़ी चीज जिसके तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, 3 राज्य जीत गए, इसका मतलब यह नहीं कि उन 3 राज्यों के सारे वोट बीजेपी को जा रहे हैं। मैं अभी भी बता दूं कि अभी प्रधानमंत्री जयपुर गए थे और बीजेपी के लोग खुद कह रहे हैं कि जयपुर प्रधानमंत्री जाके जितना बना नहीं पाए बातों को, उससे ज्यादा उन्होंने बातों का बिगाड़ा कर दिया। अब सोचिए वहां पर उनके जो पूरे के पूरे कार्यक्रम से सीधे सीधे जो है कि वसुंधरा राजे को दूर रखा गया। तो उनके प्रधानमंत्री के आगमन से पहले एक पोस्टर लगा हुआ था वहां पे प्रदेश कार्यालय में, जिसमें वसुंधरा राजे, राजेंद्र राठौर, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी हुई थी। उस पोस्टर को आनंद फानंद में हटवाया गया, जिसमें कि भजन लाल शर्मा दिया और तमाम जो अभी के मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री उनकी तस्वीरें लगाई गई हैं। तो एक तो देखिए आप वसुंधरा को सीधे हटा दे रहे हैं। दूसरी चीज करोड़ी लाल मीणा, देखिए वो जब पत्रकारों के सामने में आए, देखिए मुंह पे यूं कर दिया उन्होंने ये
उसका मीना समुदाय में बड़ा ही गहरा खराब संदेश गया है कि बताइए करोड़ी लाल मीणा इतने बुजुर्ग नेता है, उनको क्या अंदर ऐसी कौन सी डांट पिलाई गई है कि पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं। उनके मंत्रिमंडल के बंटवारे से भी उनके समर्थक नाराज हैं। गुज्जर समुदाय अलग ही नाराज चल रहा है कि हमने कांग्रेस को छोड़ के जो है कि बीजेपी को वोट दिया, उसकी क्या स्थितियां हैं। और वो तीसरी जो सबसे बड़ी स्थिति जो बीजेपी को बेचैन कर रही है, जो न्यूज चल रहे हैं कि जैसे पीएमओ के माध्यम से चलाया जा रहा था गुजरात को, वैसे पीएमओ के माध्यम से गुजरात कैडर के आईएएस जो है कि तीनों राज्यों को चलाएंगे। यानी कठपुतली जो राजस्थान के लोग हैं, अस्मिता प्रेमी लोग हैं, वो कह रहे हैं कठपुतली कम से कम हमारे भगन लाल शर्मा जी प्रधानमंत्री के कठपुतली बनते सो तो समझ में आता, लेकिन पीएमओ का एक बाबू उन्हें आदेश देगा और उस आदेश को वो मानेंगे। ये राजस्थान के अस्मिता के विरुद्ध है, वो उनका नेचर नहीं है। तो जो घटनाएं इतनी तेजी में घटती चली जा रही है कि प्रधानमंत्री जितना काम बनाने के लिए जाते हैं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं उससे काम बिगड़ जा रहा है। कभी मैंने पिछले 10 सालों में ये आरोप बीजेपी के लोगों को लगाते हुए नहीं सुना है। राजीव, बिल्कुल गुजरात कैडर के अधिकारी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं राजस्थान में। वित्त सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो गुजरात से ही आ रहे हैं। तो ये सब खबरें अभी आई हैं, अभी भी थोड़ी देर पहले इन खबरों को देख भी रहा था। और आप, अच्छा है कि आप यहाँ रख भी रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब अब ये है कि दिल्ली हो या मध्य प्रदेश या गुजरात या राजस्थान या छत्तीसगढ़, सब जगह गुजरात का कंट्रोल वहां पर भी अपने अधिकारियों को बैठा के होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। और उसमें राजस्थान तो सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है कि अगर अधिकारी वहां से शिफ्ट कराए जा रहे हों गुजरात से, तो ये छोटी मोटी बात नहीं हो सकती है। लेकिन खैर, हम यहाँ राजस्थान की बात या गुजरात की बात नहीं कर रहे हैं, बात देश में होने वाले लोकसभा इलेक्शन की कर रहे हैं। और उसमें जो अपडेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट, वो आपके सामने रख रहे हैं। और वो भी इसलिए क्योंकि चुनाव आयोग अगर कहता है कि 10 मार्च तक चुनाव की तैयारियों का पूरा जायजा ले लें और तैयारियां पूरी कर लें, इसका मतलब 10 मार्च, इसका मतलब है कि पहले चुनाव नहीं होने जा रहा है। और 8 फरवरी तक वोटर आईडी कार्ड का जो निरीक्षण है, उसमें नामों में अगर कोई परिवर्तन है, कहीं किसी का नाम छूट गया, कुछ और हो गया, इस कैंपेन को भी खत्म करने का है। इसकी तारीख 27 जनवरी है कि आप 27 जनवरी तक आप अपने नाम को वहां रख सकते हैं और 8 फरवरी तक आप उसमें अपनी सूची देख सकते हैं। 8 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियां करवाएगा। साफ है, मतलब साफ है कि राम के नाम पर चुनाव में पहले बीजेपी नहीं जा रही है। क्यों संकट में बीजेपी आई है, जरा यह समझना चाहता हूं धनंजय जी आपके जरिए। कैसे देखा जाए, मणिपुर से शुरुआत हो रही है यात्रा और आपके यहां आके खत्म हो रही है मुंबई में। धनंजय जी, तैयारियां जोर शोर से होंगी, आप भी वहां रहेंगे, ये तो साफ है। मौसम भी अच्छा रहेगा, मुंबई का मौसम हमेशा अच्छा रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी ने पहले इसकी घोषणा नहीं की, और घोषणा जब हुई है तो उसके बाद से परेशानियों का आलम ऐसा है कि अब चुनाव को लेकर परेशानियां, देखिए कितनी सारी परेशानियां आ रही हैं, उन सब कुछ हम उस पर चर्चा कर ही रहे हैं। आपकी बात प्लीज। देखिए, लगभग सारी बातें तो कर ही ली, और जो सुमन भट्टाचार्य जी ने बहुत डिटेल में बतला दिया उस पूरे। और वो जो ट्रेंड है ना, पूरे केवल पश्चिम बंगाल का ट्रेंड नहीं है, वो ट्रेंड पूरे देश का ट्रेंड है। जैसे अभी राहुल लाल जी बोल रहे हैं कि गुजरात के अफसर जा रहे हैं बिहार, राजस्थान, मुंबई, महाराष्ट्र, पता नहीं कहाँ कहाँ। उनका बस चले तो हम लोगों का नाम बदल दें, सरनेम चेंज कर दें, लेकिन वो चलेगा नहीं। लेकिन एक और है कहावत कि अति सर्वत्र वर्जयेत, अति कर दी इन्होंने। और जो प्रशांत भाई बोल रहे थे कि राम मंदिर, राम का जो डिविडेंड लेना था वो तो ले लिया इन्होंने। कितनी बार राम का डिविडेंड लेंगे। और जो संत लोग बोल रहे हैं, चाहे निश्चलानंद जी बोले या और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, वो तो शंकराचार्य हैं, उनके बोलने का तो अलग अर्थ है। लेकिन अनगिनत लोग हमारे आसपास के, मैं बताऊं, मेरे घर में कल आए थे वो लोग, अक्षत और क्या क्या लेके जो आते हैं, वो हमारे घर भी कल आए थे। रात में 9:30 बजे दरवाजा खटखटाया, हमने कहा कौन आ गया, अभी आने का किसी का टाइम नहीं है। तो पता चला कि वो जो बीजेपी के लोग हैं, ये लीजिए अक्षत, LCD लगाया जाएगा उस दिन, तो जो है मंदिर में जाकर के ये चढ़ाना है, LCD पे दर्शन कीजिए और शाम में पूजा कीजिए। हमने कहा बढ़िया है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो ये जो कर रहे हैं, अब ये सब कुछ सिखाएंगे। और निश्चलानंद जी ने जो कहा है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि धर्म किसका, ये धर्म के ठेकेदार कौन है? मोदी जी कैसे धर्म के ठेकेदार हो गए? ये कहाँ से आचार्य किया इन्होंने? शंकराचार्य है कहीं के, या भारत के अकेले शंकराचार्य है? ये यही तय करेंगे धर्म कैसे होगा।
तमाम कह रहे हैं, ये हर कोई एक सामान्य आदमी भी देखिए कहता है जी कि भाई जब तक घर पूरा बना नहीं है गृह प्रवेश कैसे करोगे? तो आपका मंदिर बना नहीं है, गृह प्रवेश करा रहे हो भगवान का, क्यों करा रहे हो? फिर जो है जब पूजा होती है, कहीं भी कोई पूजा करता है, रामचंद्र की पूजा की भी कहानी यही बताई जाती है कि वहां पे सीता की जो है सोने की प्रतिमा रखी गई। हम लोग के घर में पूजा होती है तो पत्नी साथ में बैठेगी तभी पूजा होगी, जोड़े से पूजा होती है, अकेले पूजा कोई होती नहीं है। ये कौन पूजा कर रहे हो भाई तुम? तो ये अच्छा, एक और बड़ा चर्चित है, खूब चर्चा हो रही है इससे कि इनकी माता जी का निधन हुआ, इन्होंने बाल कटवाया क्या? हम लोग के यहाँ जब माँ पिता का निधन होता है, घर में किसी का, माँ पिता छोड़ दीजिए, किसी दूर दराज के रिश्तेदार का निधन हो जाता है तो आपको बाल कटवाना पड़ता है, मानता है छूतका हो गया है, आपने किया। तो आप कोई परंपरा ना मानो, सारी परंपराएं आप थोपो, तो इस देश की पब्लिक सब आपके ज्ञान से थोड़े चल रही है भाई। जो आचार्य बड़े बड़े हुए उनके ज्ञान से तो लोग चल नहीं रहे हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम जो है आपका ज्ञान रहने दो, हम अपना करेंगे। छठ यही तो है, आपका ज्ञान थोड़े छठ में लगता है, छठ में तो बिहारी ज्ञान है, गुजराती ज्ञान आके दोगे तो चलेगा छठ में कि ये गुजराती तरीके से छठ कीजिए। गुजरात में भी जो बिहारी बैठे हैं वो छठ करते हैं तो बोलते हैं पंडित जी की जरूरत नहीं है, हम तय करेंगे। तो ये मुझे लगता है अति हो गई है। और बंगाल में जो स्थिति, बहुत सही स्थिति उन्होंने बयान किया। कल मैं भी एक बंगाल के पत्रकार से बात कर रहा था, कोलकाता के पत्रकार से, उन्होंने तो कहा कि अगर 8 सीट भी बीजेपी को आ जाए, जैसे 18 पिछली बार आई थी, तो इस बार 8 भी आ जाए तो वो एक यज्ञ कर ले कि भैया 8 सीट आ गई। बिहार में तो हालत बहुत ही खराब है। ये जितना भी प्रचार कर रहे हैं कि भाई ये नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, पिछले 25 दिन से पलटी ही मार रहे हैं। कैसा मगर, एक होता है मगर जो तुरंत पलटी मारता है, और मगर जो पलटी मारता है तो पलटी ऐसे नहीं मारता है, वो शिकार को अपने जबड़े में कसने के लिए पलटी मारता है। नीतीश कुमार वही वाली पलटी मारते हैं। तो इस बार ये जो बीजेपी है उसको उन्होंने पकड़ लिया है। अब इनके पास कोई रास्ता नहीं, तो चिल्ला रहे हैं पलटी मारेंगे, पलटी मारे, पलटी रोको, फिर मारेंगे तो कैसे रोकोगे? तो बिहार में इनकी स्थिति खराब है। फिर बगल का स्टेट है झारखंड। झारखंड में इन्होंने जो किया है ना, पिछले मुझे लगता है 6 महीना से ज्यादा का समय हो गया, ये 7 सम्मन भेज चुके, अब आगे सम्मन भेजेंगे नहीं हेमंत सोरेन को। और हेमंत सोरेन को ये डराते रहे कि हेमंत सोरेन तुम हमारे साथ आ जाओ, क्योंकि वो उनके साथ सरकार में रहे, बीजेपी के सरकार में रहे, हेमंत सोरेन डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे थे। तो ये लगातार लगे रहे कि डरो डरो डरो। तो राम से इनके पास जो है जो प्रभाव बनना चाहिए वो नहीं बना पा रहे हैं। इसलिए सबसे ज्यादा इनके लिए जो प्रभावशाली है वो 2 है। एक तो जो है गुजरात का फोर्स लगाते हैं, गुजरात के नेता भी लगा देते हैं, और अफसरशाह नौकरशाह भी लगा देते हैं गुजरात के, क्योंकि इनको लगता है बाकी सब धोखेबाज हैं। सारे कॉम्पिटेंट लोग, सारे विश्वासी लोग गुजरात में बसते हैं। दूसरे प्रदेशों में जो लोग हैं कॉम्पिटेंट नहीं है और विश्वासी नहीं, विश्वासी तो बिल्कुल नहीं होंगे। जिस दिन समय पलटेगा आप देखिएगा उस दिन क्या असर आएगा। फिर इनको लगता है कि जो ईडी सीबीआई है उसी के सहारे हम जीत सकते हैं, क्योंकि सबको हमने बदनाम कर दिया, सारे नेताओं को पब्लिक में फैला दिया, इसलिए रोज बोलते हैं सारे भ्रष्टाचारी, सारे भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। अरे भ्रष्टाचार केवल पैसों का नहीं होता भाई, भ्रष्टाचार विचार का भी होता है, व्यवहार का भी होता है। क्या उन जगहों पे आपसे बड़ा कोई भ्रष्टाचारी है? विचारों का कितना भ्रष्ट हो आप कि ये देश, संविधान की शपथ ली है आपने कि हम जो है संविधान का धर्म निभाएंगे, आप कर क्या रहे हो? प्रधानमंत्री का काम यही है, मंदिर में जाकर के पूजा करानी, यजमान बनना। तो ये झारखंड में जो है देखिए नहीं आ रहे हैं इनके साथ, हेमंत सोरेन इनके साथ जा ले रहे हैं। और हेमंत सोरेन को लेकर के खास करके जो आदिवासी बेल्ट, हालांकि पूरे प्रदेश में आदिवासी हैं, लेकिन आदिवासियों की सीट है उसमें पिछली बार बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली थी आदिवासी बेल्ट में, एक सीट कांग्रेस को और 1 सीट हेमंत सोरेन को मिली थी, 4 सीटें मिल गई थी इनको। इस बार वो होने वाला नहीं। अच्छा, बाकी पूरे प्रदेश में हेमंत सोरेन का प्रभाव है तो उसका असर तो जाएगा। दूसरी बात फिर मैं बोलूं कि बिहार, झारखंड और जो पश्चिम बंगाल की हम बात कर रहे हैं, राहुल गांधी का भी असर इसलिए आएगा कि पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है कि जो नरेंद्र मोदी है उसको रोकने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और कांग्रेस पार्टी का इसलिए आधार बढ़ा है, हर जगह आधार बढ़ा है, बिहार में भी आधार बढ़ा है, उत्तर प्रदेश में आधार बढ़ रहा है। तो ये जो पिछले 2-3 दिनों से एक चीज और आप देख रहे हैं, उनकी अधीर रंजन जो है बहुत
गुस्से में है ममता बनर्जी के ऊपर और बहुत कुछ कह दिया। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। तो जो बोल रहे थे सुमन भट्टाचार्य जी कि वहाँ पे जो एंटी ममता वोट है वो कैसे जो है बीजेपी में न जाए। हालांकि पिछली बार कहा जाता है कि जो वामपंथी दल है उनके नेताओं ने भी कह दिया कि भैया बीजेपी को वोट तो कोई नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा कहा जाता है। कितना सच है मैं अभी नहीं यहाँ बोल पाऊंगा जी। तो बिहार हो, उत्तर झारखंड हो और पश्चिम बंगाल हो, इन तीनों प्रदेशों में बीजेपी की स्थिति खराब होगी। ये 3 प्रदेश। फिर आप आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में लगातार ये चर्चा चल रही है कि मायावती आएंगे और बिल्कुल आएंगे, उनको आना ही होगा। आना इसलिए है कि सबको मिलकर के बीजेपी को भगाना है। नहीं भगाएंगे तो आपके भागने की नौबत आ जाएगी। अब मुझे लगता है भाग भी नहीं पाओगे, फिर सामने जेल दिखाई पड़ेगा, उसमें बैठ करके कीर्तन करोगे आप, है ना। फिर आप आइए महाराष्ट्र, अगर हम आते हैं तो हमने महाराष्ट्र पे एक हमने स्टोरी की। हमने पूछा यहाँ के जो कई पत्रकार हैं उनसे कि ये बतलाइए कि कांग्रेस पहले से मजबूत हुई है कमजोर हुई। तो बोले कांग्रेस तो मजबूत हुई। बीजेपी कमजोर हुई है कि मजबूत हुई? बीजेपी तो कमजोर हुई है। क्यों कमजोर हुई है? तो ये जो है अपना मुख्यमंत्री तो बनाया नहीं, मजबूत होते तो अपना मुख्यमंत्री बनाते। ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2 बनाए हुए भाड़े पे ला करके। तो ये जो भाड़े पे जो लेकर के आए हैं, क्या वो जमीन उनके पास है? क्या वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार से ज्यादा ताकतवर है? तो नहीं, ताकतवर नहीं है। तो जब आप कार्बन कॉपी लेके आए हो तो एक ओरिजिनल कॉपी है, एक कार्बन कॉपी है, तो कौन ज्यादा चलेगा? जाहिर है कार्बन कॉपी नहीं चलेगा। तो यहाँ भी स्थिति गड़बड़ है। तो मुझे लगता है अब अच्छी स्थिति कहाँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। साउथ में स्थिति खराब है। क्या कर्नाटक में उनको उतनी ही सीटें आएंगी जो पिछली बार आई थी? 25 सीटें, 28 में से 25 आई थी। क्या आएंगी इस बार? नहीं आएंगी। तो ये कहाँ से 400 पार करेंगे? मैं तो सारा गणित जोड़ करके बैठ करके मैंने 2 दिन लगाया इस पे। indiavote.com जिसपे सारा डिटेल रखा रहता है 52 से, मैं सब लेके बैठ गया। हमने कहा ये काम ही करते हैं, 2 दिन में हम यही खाली पढ़ते हैं। कहाँ से वोट लेके आएंगे? 400 पार किधर चले जाएंगे? अब क्या पता उधर से चलते हुए चीन चले जाएं, तो मुझे नहीं मालूम। चीन से कनेक्शन हो सकता है इनका हो, तो चीन में कुछ लेकर के आ जाए। लेकिन वहां भी आप जम्मू कश्मीर देखिए, जो पंचायत जो नगर के चुनाव हुए उसमें तो इनको तो सीट ही नहीं मिली। तो इनको सीट मिलेगी कहाँ? यही मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए तो हम चर्चा कर रहे हैं धनंजय जी, इसलिए तो चर्चा कर रहे हैं कि इनको सीटें नहीं मिल रही हैं। जो बातें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, वो भ्रमित की जा रही हैं। इस देश की जनता को जो देख रहे हैं टेलीविजन चैनल्स, उनको बरगलाया जा रहा है। इसलिए तो हम सही खबर लेके आ रहे हैं कि आप वो उनके बरगलाने पे मत जाइए और खबरों जो सही बातें हैं। महीने भर से नीतीश कुमार, लल्लन प्रसाद सिंह, ये सारी बातें होती थी, अब कहाँ हैं? सब कुछ खत्म हो गया, जैसे अभी आप भी बता रहे थे। तो यही चीज है कि हमेशा 2 दिन 3 दिन में एक ब्लास्ट कर दो और 3-4 दिन तक उसको रखो। अभी है उनके पास, अभी 22 तारीख तक के लिए, 22 ऑफ जनवरी तक के लिए अभी उनके पास मुद्दे हैं। धनंजय जी कुछ जोड़ रहे हैं? हाँ जी। मुझे तो लगता है, कई बार मैं नीतीश कुमार के करीब लोगों से मैं बात करता हूं, तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार भी अब खेल रहे हैं। नीतीश कुमार भी उनको उसी तरह से खेल रहे हैं कि लग रहा है कि अरे अब आ गए, और ये लालच में बैठे हैं, जबकि वहां कुछ हो नहीं रहा है। जब प्रशांत किशोर को लगा दीजिए या चिराग पासवान को लगा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। नहीं, कोई इंडिया अलायंस से कोई भी नेता कहीं कोई बात नहीं कर रहा है। वो जानते हैं कि मीडिया की हालत क्या है, उनको कहाँ रखना है, वो जान रहे हैं, इसलिए अपना काम कर रहे हैं वो। और चूंकि खबरें नहीं मिल रही हैं, इसलिए ऐसी खबरों को चलाया जा रहा है। ये साफ सीधे शब्दों में बताऊं। आना चाहता हूं सीधे अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं, समय भी बहुत ज्यादा ले लिया। क्या कुछ कहेंगे आप? भारत जोड़ो न्याय यात्रा राम मंदिर के मुकाबले यहाँ पर भारी दिखाई दे रही है ये यात्रा, और यहीं से जो परेशानी है, मैं मुद्दों की बात कर रहा हूँ, मैं मंदिर की आस्था की उसकी बात नहीं कर रहा। इसलिए ये एक डिस्क्लेमर लगा दूँ, नहीं तो कोई कुछ कहें कि नहीं जी आप तो बिल्कुल धर्म के ऊपर चोट कर रहे हैं, तो वैसा नहीं। बात सीधी सिंपल सी है, मुद्दे की बात। 2 मुद्दा, एक राम मंदिर का मुद्दा जिसका राजनीतिकरण खूब हो रहा है पिछले 30-40 साल से हम लोग देख रहे हैं, और दूसरा मुद्दा जो है वो इस बार खुलकर कांग्रेस लिख के वहां पे आ रही है कि इस बार हम राजनीतिक न्याय के लिए भी इस यात्रा को निकाल रहे हैं। दोनों तरफ राजनीति है, इसलिए राजनीति की बात हो रही है। अमलेंदु उपाध्याय जी। जाहिर सी बात है राजीव जी, चूंकि लड़ाई सत्ता की है तो राजनीतिक लड़ाई ही होगी, और राजनीति इसीलिए हो भी रही है, होनी भी चाहिए राजनीति।
बस अंतर ये है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन राजनीति के लिए राजनीतिक मुद्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना सा है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई राजनीतिक मुद्दे नहीं है और ना कोई उसकी राजनीति की सोच है। क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के पास राजनीतिक मुद्दे नहीं है, इसलिए धर्म को राजनीति के हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यही हो रहा है। तो राजीव जी, मुझे लगता है कि हमारे धर्मगुरु जो है वो भी जो है वो धार्मिक न्याय मांगने हैं। जो न्याय निकल रही है वो तो न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय के लिए निकल रही है। लेकिन शंकराचार्य जी जब जिस तरीके से बोल रहे हैं तो उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी से अब जो है वो धार्मिक न्याय भी मांगना पड़ जाएगा, कि हिंदुओं के लिए बड़ा संकट पैदा होने जा रहा लगता है, कुछ इस तरह की चीजें। बहरहाल जो भी है, लेकिन मुझे लगता है राजीव जी कि ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके से आगे बढ़ेगी और जो इसका रूट सब सामने आया है, और आपने भी सब दिखा दिया है कि कौन कौन सी सीटों से ये गुजरेगी यात्रा, जाकर तरीके से ये किस किस क्षेत्र से गुजरेगी और कितना लंबा समय ये कहाँ गुजारेगी, तो उससे ये साफ तय हो गया है कि यात्रा का रूट जो तय हुआ है उसमें ये साफ है कि किन मुद्दों को लेकर के कहाँ संबोधित किया जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब ये यात्रा आएगी तो ये 22 जनवरी निकल चुकी होगी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर को लेकर के जो ऊधम मचा रही होगी उसका जवाब एक तरीके से ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है वो देने की कोशिश करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला जो है वो अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से होगा। गठबंधन चूंकि हो चुका है और सीटों का मुझे लगता है कि लगभग सीट शेयरिंग पे बातचीत सब हो चुकी है, वो उसे सिर्फ बताया नहीं गया है। चूंकि सुप्रिया सुले ने जिस तरीके से कहा था कि बड़े नेताओं की बातचीत हो चुकी है और वो प्रेस को नहीं बताया गया है, वो पहली बातचीत हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि इंडिया का गठबंधन भी अब जो प्रेस के साथ, मीडिया के मित्रों के साथ जो है वो खेला कर रहा है, उन्हें कुछ बताता नहीं है, कुछ ना व्यस्त रहे, तो इसी बहाने कम से कम चर्चा करते रहे कि इंडिया गठबंधन में कहाँ फूट पड़ रही है और कहाँ जो क्या हो रहा है। तो इंडिया गठबंधन इस तरीके से चर्चा में रहेगा, वरना तो राम मंदिर की घंटियां बजी तो के बीच में जो इंडिया गठबंधन। अमलेंद्र जी, आपकी आवाज अब 2-3 दिनों से मैं देख रहा हूं, आपकी आवाज तो वो हो रही है, कट रही है, जरा उसमें अब सुधार करना होगा। आपको रोकना चाहता हूं, सीधे प्रशांत टंडन जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, अब चर्चा को जरा हम क्लोजिंग की तरफ ले चलते हैं और महत्वपूर्ण चर्चा जिसकी शुरुआत हमने की थी और एक अपडेट के साथ कि चुनाव समय पे होंगे, अगर चुनाव समय पे होते हैं तो किसको कितना फायदा, कितना नुकसान, इस बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब आपसे लेकर अचल साहब, राहुल लाल जी, धनंजय जी, आप तमाम लोगों से एक ही सवाल है कि चुनाव समय पे होते हैं तो फायदा नुकसान, ईवीएम को भी अभी किनारे रख देते हैं, ईवीएम की एक अलग लड़ाई है, वो लड़ाई चल रही है। हम एक नॉर्मल समीक्षा, सामान्य स्थिति में चुनाव और उसकी समीक्षा कर रहे हैं। प्रशांत टंडन जी। देखिए राजीव जी, 2024 का चुनाव और 2024 का ही क्यों, हर चुनाव पिछले चुनाव से अलग है। हर चुनाव में नए मुद्दे आते हैं, एक नए जनरेशन भी वोट देने आती है और एक राजनीतिक और सामाजिक मंथन होता है और इसी मंथन से देश और लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है। ये हम देख रहे हैं, कभी कभी सेटबैक आते हैं इसमें, लेकिन कुल मिला के आप देखिए कि चुनाव दर चुनाव जो भारत के संविधान की यात्रा है वो कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिखाई देती है। उसमें कोई पीछे जाती हुई नहीं दिखाई देती, मुझको कम से कम। ठीक है, कभी उसकी गति धीमी होती है, कभी गति तेज होती है। अब कई सारे ट्रेंड्स हैं। एक ट्रेंड है कि बड़ी स्ट्रांग गवर्नमेंट और उसके बाद स्ट्रांग गवर्नमेंट के बाद जो है वो फेडरल गवर्नमेंट आती है, और यही इंदिरा गांधी के समय भी हुआ था कि इंदिरा गांधी ने बहुत ज्यादा केंद्रीकरण सत्ता का किया था और उसके बाद आप देखिए कि लंबे समय तक फेडरल सरकारें यानी क्षेत्रीय छत्रपों के वर्चस्व वाली सरकारें आई। कोलिशन पॉलिटिक्स का जन्म हुआ इस देश में। मुझे लग रहा है कि अभी बहुत सारे इस तरीके के ट्रेंड काम करेंगे जी, कि स्ट्रॉन्ग सेंटर वर्सेस स्ट्रॉन्ग या इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये जो आप देखिए कि इंडिया गठबंधन की ताकत क्या है, क्यों इंडिया गठबंधन इतनी आसानी से बन गया जो 2019 में नहीं बन पाया था। इसलिए बन गया कि सारे क्षेत्रीय दलों को लगा कि अब पानी सर के ऊपर जा चुका है
और इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि सीटों के बंटवारे को लेके कोई फ्रिक्शन नहीं होने जा रहा है। जो फ्रिक्शन दिखाई देगा वो रवांडा मीडिया में दिखाई देगा, रेडियो रवांडा में जी। बाकी फ्रिक्शन ऐसा नहीं होगा। बाकी देखिए, अलग अलग पार्टियां हैं, सबके अलग अलग समर्थक हैं, अलग अलग विचारधारा हैं, तो डिफरेंसेस तो होंगे, स्वाभाविक है। कोई मतलब एक परिवार में दो भाइयों के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, तो डिफरेंसेस तो होंगे, लेकिन वो डिफरेंसेस क्या ऐसे होंगे कि एक दूसरे को छुरा लेके खून खच्चर कर डालेंगे? नहीं, ये नहीं होगा। एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के साथ इंडिया गठबंधन बहुत मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़ेगा। और आप देखिए कि राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया गठबंधन के एक भी घटक ने गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिए हैं। क्षेत्रीय स्तर पे हुए हैं, यानी मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा है तो अखिलेश वखिलेश आ गया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पे इस तरीके की बातें कि राहुल गांधी ने अखिलेश के लिए या अखिलेश यादव ने मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए या ममता बनर्जी ने किसी और के लिए, ये नहीं हुआ। तो बहुत परिपक्वता के साथ वो बढ़ रहे हैं। दूसरी बात देखिए, हमको ये भी बात माननी पड़ेगी जो अटल जी कह रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी का अपना सबसे लोकप्रिय नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं। राम मंदिर का मुद्दा भी चल रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हम लोगों ने विधानसभा चुनाव में भी देख लिया जी कि राम मंदिर 370 का इम्पैक्ट है नीचे तक, लेकिन क्या वो इतना है कि बीजेपी को नए वोटर दिला रहा है? देखिए, बीजेपी सत्ता में 2024 तभी आ पाएगी जब वो नए वोटर को लेकर आएगी। जो ऑलरेडी वोटर है उनका, वो पूरा का पूरा भी वोट देगा तो भी नहीं, क्योंकि अब अपोजिशन यूनिटी फैक्टर मोदी के फैक्टर से बड़ा है। राइट। तो ये जो नए वोटर को लेकर क्या आ पा रहे हैं, इसमें मुझे अभी संदेह है कि राम मंदिर का मुद्दा नए वोटर को लेकर आ रहा है बीजेपी के लिए, और यही मामला फंसता है कि नए वोटर को अगर नहीं ला पाएंगे तो मामला फंसेगा। एक बात। दूसरी बात एक और देखिए, नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं, आप उनसे बात कर लें, चाहे वो पत्रकारिता में हो, चाहे वो सड़क पे हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, जो अंधभक्त है, जिसको सुबह 5 व्हाट्सएप आ जाते हैं और वो उसके नशे में है दिन भर, वो उनको 7 खून माफ करता है। उसके लिए ये कोई बहस मानी नहीं लगती कि मोदी साहब राजनीतिक हैं और वो धार्मिक अनुष्ठान में बैठ गए, या उन्होंने जैसा धनंजय भाई कह रहे थे कि अपनी माता जी के मरने पर सनातन धर्म के हिसाब से कर्मकांड नहीं किए। ये सब चीजें वो माफ करता है इनकी, वो सब कुछ। यानी जो उनकी महिला समर्थक भी हैं, वो भी दीदी और दीदी जैसे उनके बयानों को छोड़ देते हैं। जो पढ़े लिखे IIT IIM किए हुए जो मोदी साहब के भक्त हैं, वो उनके नाले की गैस बनाने के दावे के बावजूद उनके समर्थक हैं जी, और ब्लाइंड समर्थक हैं, तो वो तो रहेंगे। सवाल राजीव जी केवल इतना है कि क्या ये पूरी मुहिम में नया वोटर आ रहा है? मैंने सुबह की दोनों 3-4 बड़े कॉलम पढ़े अखबारों में, मुझे उनमें भी लगा कि बहुत यूफोरिया है, बहुत उत्साह है कि मोदी साहब राम मंदिर और इतने यात्री और इतना सब कुछ, लेकिन क्या वो नए वोटर बना रहे हैं? क्या ऐसा व्यक्ति जिसने पिछले इलेक्शन में मोदी साहब को वोट नहीं दिया था, कांग्रेस को या ममता बनर्जी को या समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, वो आज ये कह रहा है कि नहीं, उस वक्त हमने वोट नहीं दिया था, लेकिन अब वो राम मंदिर बन रहा है तो इसलिए वोट देंगे। मुझको ऐसे लोग नहीं मिलते हैं जब मैं समाज में जाता हूं। ये पड़ताल का विषय है कि क्या नए वोटर आ रहे हैं क्या। जी, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं।
प्रचार करना एक अलग होता है और वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करना दूसरी बात होती है। लेकिन क्या नए वोटर नहीं जुड़ रहे हैं, इसी कारण संकट में है बीजेपी? क्या समय पर चुनाव होने के बाद किसको फायदा किसको नुकसान, इसकी चर्चा भी हम कर रहे हैं। ये हम तय मान रहे हैं कि चुनाव जो है वो समय पे होंगे, यानी कि अप्रैल और मई में जैसे पहले हुए 7 चरणों में आपने देखा 2014 में, 2019 में, वैसे ही लगभग 7-8 चरणों में इस बार भी आप देखेंगे और इसकी घोषणा मार्च के दूसरे सप्ताह में होगी। ये भी लगभग तय है। लेकिन इससे फायदा नुकसान पे हम चर्चा कर रहे हैं। अचल साहब, कैसे देखते हैं आप? राजीव जी, देखिए, चुनाव तो सत्तारूढ़ पार्टी के सुविधा से होंगे, चाहे वो मार्च में हो, चाहे फरवरी में हो, चाहे अप्रैल में हो। अब रहा सवाल फायदे नुकसान का, तो इसमें फायदा निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को हो सकता है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने जो सड़क पर चलने का जो रोड मैप बनाया है, ये जनता से सीधे संपर्क करने का एक बहुत बढ़िया प्रयोग है। हालांकि जनता से सीधे भारतीय जनता पार्टी भी जुड़ रही है, लगातार राम जी के दर्शन करा के, मुफ्त में यात्राएं करा के, रेल से, हवाई जहाज से, जैसे भी संभव है। लेकिन वो जुड़ाव मैन टू मैन नहीं है। वो तो जाएंगे, एक मूर्ति का दर्शन करके लौट आएंगे। लेकिन यहाँ नेता और मतदाता, जनप्रतिनिधि और जनता दोनों का आमने सामने का मुकाबला है, दर्शन है, बातचीत है। तो इसका फायदा निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को मिलेगा। लेकिन मेरा मानना यह है, जो अभी प्रशांत जी कह रहे थे कि नया वोटर, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक मॉडस ऑपरेंडी है, तरीका वारदात जिसे कहते हैं। अभी विधानसभा चुनाव में उसने ढेरों नए वोटर निकाले, जोड़े थे। और अभी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कल से ही एक प्रक्रिया शुरू हुई है वोटर सूचियों की जांच की। तो आप यकीन करेंगे कि अकेले ग्वालियर शहर में 50,000 मतदाता गायब हैं। तो वेरिफिकेशन करने गई टीमें तो पता ही नहीं उनका वो है कि नहीं है। तो इसी तरह से मुझे ये हमेशा आशंका बनी है कि जब लोकसभा चुनाव के लिए ये नई मतदाता सूचियां बनेंगी, उनका पुनरीक्षण होगा, नाम जोड़े घटाए जाएंगे, तो इस मामले में इंडिया की सतर्कता बहुत कम है। इंडिया गठबंधन को सड़क पर चलने के साथ साथ मतदाता सूचियों के परीक्षण पर रखनी होगी। उसमें फर्जी मतदाता जाए ये भी देखना होगा। अन्यथा जैसे अभी 50,000 ये फर्जी विधानसभा के लिए इन्होंने तैयार कर लिए थे और सीटें जीत गए। मध्य प्रदेश में तो बहुत सारी 80 सीटें ऐसी थी जिन पर जनता पार्टी को हार ही जाना चाहिए था, लेकिन वो उन सब पर जीत गई। तो इसी तरह से लोकसभा चुनाव में अगर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण पर इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों ने नजर न रखी तो नुकसान हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, गठबंधन का जो धर्म है वो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूषित किया है। ये बात भी मतदाता तक इस न्याय यात्रा के जरिए पहुंचनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन की पार्टियां रही अतीत में, उन सबके 2-2 टुकड़े भारतीय जनता पार्टी ने कर दिए अपने स्वार्थ के लिए, और बाद में उनको मतलब कहीं का नहीं छोड़ा। ये बात अलग है कि वो कांग्रेस के साथ खड़े होकर उन्होंने अपना वजूद बचा लिया। 2 बात। तीसरी बात है कि ये तर्क और कुतर्क की बात करते हैं, लगातार कुतर्क करते हैं। तो ऐसे में इनसे तो शंकर जी भी हार गए और उन्हें हुई है वही शाखा, वो कहे तर्क वो बढ़ावे शाखा। इनसे शाखा बढ़ाने की जरूरत नहीं है तर्क कुतर्क की। अब तो सीधे सड़क पर संघर्ष करने की जरूरत है। जनता को ये समझाने की जरूरत है कि परिवर्तन अवश्यंभावी है, अन्यथा 2024 के बाद ये प्रश्न खड़े होंगे कि इस देश में रामराज होगा या गणराज होगा, राज्यों की स्वायत्तता बनी रहेगी या राज्यों की स्वायत्तता चली जाएगी और राज्यों में कठपुतलियां होंगी, भले ही वो 2 इंजन की हो, 4 इंजन की हो। राजीव जी जी, बिल्कुल बिल्कुल अचल साहब, राम राज्य होगा या गणराज्य होगा, बहुत सही आप कह रहे हैं। और थोड़ी सी एक परेशानी यहाँ मैं देख रहा हूँ लोगों में ईवीएम को लेके है, और इस ढंग की परेशानी है कि शायद निराशा इतनी छा गई है कि उनको लगता है कि नहीं, अब यहाँ से कुछ हो ही नहीं सकता। और जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होती रही है कि आएगा तो मोदी ही, उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाने दूसरे ढंग से, भले निगेटिव वे में हो, वो बढ़ा रहे हैं। जो आप बात कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये उन लोगों को सोचना होगा जो विपक्ष की जीत चाहते हैं। सबसे पहले आपको जाके चुनाव में वोट देना होगा, उसके बाद जब वोट देने जाएंगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। और उससे पहले बहुत कुछ होना है। ईवीएम की लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, एक बात और भी है कि अगर लड़ाई होती है उसमें कुछ निकले ना निकले,
लेकिन जो चोरी करता है वो सतर्क जरूर हो जाता है, और उसी सतर्कता पे आपको चोट करने की जरूरत है। आना चाहता हूं राहुल लाल जी आपके पास, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये तो तय है कि अगर जो अब चुनाव अब अपने निर्धारित समय पे हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इससे डरी हुई है और वो भी अब समय लेना चाहती है कि तैयारी करने के लिए नए मुद्दे चाहिए, जो प्रशांत जी ने कहा। और मैं तो आपको कह रहा हूं कि वो मार्च के बाद नए मुद्दे नहीं खोजेगी राजीव जी, आपको फरवरी में ही भारतीय जनता पार्टी किसी नए मुद्दे की तरफ दिखेगी। क्योंकि राम मंदिर का मामला है, लेकिन अभी भी आप अगर जनता के बीच में जाके देखें, 370 अगर पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के हिसाब से वो ज्यादा सूट करता है, तो 370 का मामला तो जमीन तक पहुंचा है, लेकिन राम मंदिर के मामले पे एक लंबा संघर्ष की स्थिति रही और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनते ही एक तरह से विवाद खत्म और मुद्दा समाप्त, वो एक ऐसी स्थिति रही है। तो बीजेपी को भी यह समझ में आ रहा है कि जितना उत्साह, जितना तमाम उसके समर्थक, आरएसएस के तमाम लोग सुबह सुबह जो है कि ठंड में भी घूम रहे हैं, अक्षत यात्रा के लिए लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन लोगों में वो एनर्जी नहीं ला पा रहे हैं, तो वो समस्या। और दूसरी चीज की देखिए, केवल अगर पूरी के शंकराचार्य विरोध करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि चलिए एक शंकराचार्य ने विरोध कर दिया, लेकिन देश के चारों पीठों के शंकराचार्य ने विरोध किया और कुछ चीजों के एकदम कॉमन विरोध है। शुभ मुहूर्त को लेकर विरोध, प्लस अधूरे मंदिर के भीतर जो है कि पूजा को लेके, इसको लेके चाहे आप देखिए दक्षिण के जो पीठ के हैं वो उन्होंने भी विरोध किया, द्वारका पीठ के शंकराचार्य उन्होंने भी विरोध किया है, जो जोशीमठ में जो शंकराचार्य हैं उन्होंने भी विरोध किया है। तो वो विरोध के स्वर चारों तरफ से आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लग रहा है लगातार कि प्रधानमंत्री है कि वो शंकराचार्य का भी धर्म ध्वज वही लेके जाने वाले हैं। तो ये तो देखिए, ये टिप्पणियां कोई पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं है राजीव जी, इसके बड़े गहरे निहितार्थ और यही कारण है कि बीजेपी को लग रहा है इस मामले को बहुत ज्यादा सियासी रंग देने में कहीं बैकफायर न कर जाए उसे। और जो दूसरे इसके चक्कर में जो टीम इंडिया तैयारी कर रही है, वो जो सोशल इंजीनियरिंग लेके आ रही है, फिर उसका क्या उत्तर होगा? फिर तो लोग ये भी सवाल पूछेंगे कि आखिर जब उस गर्भगृह में पूजा के समय में आखिर वहां पे भारत की राष्ट्रपति महोदया क्यों नहीं होंगी? वहां पे अगर प्रधानमंत्री हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, राज्यपाल हो सकते हैं, सब हो सकते हैं, तो आखिर हमारी राष्ट्रपति महोदया क्यों नहीं हो सकती है? तो ये एक ऐसा मामला है जो कि फंसा हुआ है और मैं मानता हूं कि बहुत ही कठोर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए, उनके तो जो छोटे छोटे सहयोगी दल थे, जो ओम प्रकाश राजभर सरीखे लोग एक सीट मांग रहे थे, अब बीजेपी दबाव में, आप देखिएगा हो सकता है कि ये दबाव अगर टीम इंडिया से ज्यादा बना तो वो उनको कहीं रिवर्स में ज्यादा सीटें भी दे सकते हैं। तो अलग अलग जगह पे, और जहां पे देखिए धनंजय जी बैठे हैं, वहां पे सोचिए महाराष्ट्र को 48 लोकसभा की सीटें हैं, वहां पे तमाम लोग महाराष्ट्र को जानने वाले लोग कह रहे हैं कि डबल डिजिट में जाना बीजेपी का मुश्किल चीज है। तो जो इतने बड़े नुकसान हो रही है, आप 400 सीट सोच रहे हैं, मैं तो जोड़ के देख रहा हूं कि 300 सीटों का जो पुराना आंकड़ा था, भारतीय जनता पार्टी उस 300 सीटों के पुराने आंकड़े को छूते हुए दूर दूर तक नजर नहीं आ रही राजीव जी, आज के परिस्थितियों में अगर हम लोग विश्लेषण करते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। धनंजय जी, क्लोजिंग कमेंट के लिए आना चाहता हूं आपके पास। महाराष्ट्र की बात हो रही है, अभी कह रहे थे राहुल लाल जी, और वहां डबल डिजिट में आती हुई बीजेपी दिखाई नहीं देती है। कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे 303 सीटें बीजेपी के पास हैं, अगर 50 सीटें कम हो जाती हैं तो बीजेपी का सत्ता पे आना मुश्किल हो जाएगा। और ऐसे में ये चर्चा नहीं, चर्चा ये कि एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और दूसरी तरफ राम मंदिर, और दोनों मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के हिसाब से देखे जा रहे हैं। एक बीजेपी के लिए, दूसरा जो है गठबंधन के लिए, कांग्रेस ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन के हिसाब से भी देखा जाए। और सबसे बड़ी बात कि राहुल गांधी इस यात्रा को पूर्वोत्तर से पश्चिम की तरफ लेके आ रहे हैं और यहाँ पे ही पूरा का पूरा गेम बदलते हुए दिखाई दे रहा है। जब ये यात्रा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंचेगी, जहां अभी आप हैं, तब तक यानी आज से लगभग 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद, क्या कुछ परिवर्तन आप देखते हैं एक पत्रकार होने के नाते? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो सामाजिक न्याय का एजेंडा जो लेके चल रहे हैं राहुल गांधी, आप जानते हैं कि महाराष्ट्र जो है सामाजिक न्याय की भूमि रही, चाहे शाहू महाराज रहे, सावित्रीबाई फुले हों, ज्योतिबा फुले हों या अंबेडकर हो। तो सामाजिक न्याय वाला जो है वो तो यहाँ और तेज होगा, क्योंकि राहुल गांधी इस बात को करेंगे। फिर जो शरद पवार हैं, या मैं उद्धव ठाकरे को ही मानता हूँ, कांग्रेस पार्टी तो है ही प्रोग्रेसिव सोच वाली, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी में भी देखिए वो जो ये अभी जो चल रहा है ना मराठा आंदोलन है, और उसके बाद फिर कुनबी का आंदोलन लीड कर रहे हैं छगन भुजबल। ये सब क्या है? ये सब जिससे सांप सीढ़ी होती है ना खेल में, तो ये अलग अलग फन फैला करके बैठे हैं। वो किसको काटेंगे? किसके लिए है?
ये इन्हीं के लिए है, बीजेपी के लिए है। और राहुल गांधी मुझे लगता है बिहार में जो सामाजिक न्याय की जमीन बनी हुई है, और 24 जनवरी से आपको पता है कि वहाँ पे कर्पूरी ठाकुर के लिए कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी वर्ष है ये, तो वहाँ पे बड़ा आयोजन हो रहा है। और वहाँ से जो प्रसाद बंटना शुरू होगा, तो ये जो पीले चावल बांट रहे हैं ना, वहाँ से नीले चावल निकलेंगे, और नीले चावल जब महाराष्ट्र पहुँचेंगे तो नीला रंग जो है ना, वो देश में सामाजिक न्याय का रंग है। तो सामाजिक न्याय का जब रंग चलेगा, तो ये जो रंग भगवा कलर लेके घूम रहे हैं, बदरंग हो जाएगा। इनको ये नहीं पता है कि इन्होंने आरएसएस की पूरी मेहनत जो है, जो 80, 85, 90, 100 साल में जो जमा किया था, वो सब खा गए लूट करके गुजराती के भरोसे ही। और अब कितना भी आप कर लो, राम भगवान, भाई राम हम लोगों के लिए आराध्य हैं, वो कोई बीजेपी तय करके ठेकेदार किसने बनाया? मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि भाई इस देश में कौन है जिसने आपको कहा कि आप हिंदू धर्म के ठेकेदार हो? कोई एक आदमी तो होगा, कोई व्यक्ति, कोई संस्था। इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में नागरिकों को एक अधिकार दिया गया कि भैया आप वोट दीजिए, सरकार चुनिए। सरकार इसलिए चुनिए कि सरकार जो है रोटी रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करेगी। सरकार का काम मंदिर बनाना है। वो अरे पुराने जमाने में राजा महाराजा बनाते थे तो समझ में आता था। आप क्या कर रहे हो? आप क्या करने आए हो? आए थे हरिभजन को, ऊटन लगे कपास, उल्टा हो जाएगा। आए तो कपास उठने के लिए, गाने लगे हरि का भजन। तो ये जो है, मुझे लगता है महाराष्ट्र जहां पर ये मणिपुर आप याद कीजिए, मणिपुर में अभी तक चल ही रहा है वो जो महिलाओं के साथ हुआ, जो लोगों के साथ हुआ, एक साथ कितनी डेड बॉडीज को जो है दफनाया गया, वो सब दाग अभी धुला थोड़े है। और वो वहां से आइए महाराष्ट्र तक में दलितों के साथ जो उत्तर प्रदेश में होता रहा, क्या वो काउंट नहीं किया जाएगा? क्या वो जोड़ा नहीं जाएगा? तो तमाम जगहों से सामाजिक न्याय को लेकर के जो महत्वपूर्ण है इशू, वो मुझे लगता है यहाँ जब राहुल गांधी आएंगे तो सामाजिक न्याय के नाम पे एक बड़ा होगा, जो अभी छुपा हुआ दिख रहा है, लेकिन वो दिखेगा। और ये हमें तो एक चीज दिखाई पड़ती है, ये 22 जनवरी गुजर जाने दीजिए, फिर देखिए क्या समा बनता है, और वही समा चुनाव के बाद तक रहेगा। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। 22 जनवरी के बाद एक अलग समा, और वो समा चुनाव के गुजर जाने के बाद तक, यानी मई में जो 10 से 20 के बीच में आप देखेंगे जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद से भी वो स्थितियां आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। इससे पहले लेकिन चुनाव में जाएं, उससे पहले चुनाव आयोग जो है वो वोटर लिस्ट को अपडेट कर रहा है। आपका भी अपना नाम सुरक्षित करवा लीजिए, ज़रूर वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करवा लीजिए। और ये काम 27 जनवरी तक होना है। इसी महीने 27 जनवरी तक वोटर लिस्ट में नाम अपडेट हो रहे हैं। नाम में पता में कहीं कुछ संशोधन करवाना है तो ज़रूर करवा लीजिए दोस्तों। और इसके बाद 2 फरवरी को ये काम जो है वो चुनाव आयोग अपने हाथ में लेकर, और 8 फरवरी को नई वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर देगा। तो 8 फरवरी से पहले 27 जनवरी तक, जिसमें 26 जनवरी छुट्टी का दिन है, आप उससे पहले अपना नाम सुनिश्चित करवा लीजिए कि आपका नाम उसमें है कि नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप हैं और चाहते हैं आपकी अपनी सरकार बने, तो सबसे पहले आपका नाम, आपके परिवार का नाम और एक ही जगह हो। ये नहीं कि आपके माताजी का नाम इस मोहल्ले के इस सेंटर पे और आपके पिताजी का नाम कहीं और, आपका नाम कहीं और तीनों नहीं जाएंगे वोट देने, ये तय मानिए। तो वोट देने जाने के लिए सबसे पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम हो, लड़के झगड़ के प्यार से जैसे भी हो, अपना नाम, अपना पता, सब कुछ एक जगह देख लीजिए, ताकि आप उस दिन, जिस दिन आपके यहाँ वोट हो, 2024 लोकसभा चुनाव हो, उस दिन आप जाके वोट दे पाए। ये एक अपील बार बार करता रहता हूँ, ज़रूर कीजिए आप ये काम, क्योंकि आपने देखा कि 2019 के चुनाव में 3 तरह की गड़बड़ियां हुई, जिसमें एक गड़बड़ी ये भी हुई थी कि जो रिसर्च पेपर है उस आधार पे बोल रहा हूं, अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का रिसर्च पेपर, उस आधार पे बोल रहा हूं, और बहुत इंपॉर्टेंट वो रिसर्च पेपर है, जिसमें गड़बड़ियां हुई थी। ईवीएम की गड़बड़ी भी है उसमें, वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां भी हैं, और वोटर लिस्ट से कई लोगों का, खासकर अल्पसंख्यकों के नाम काट दिए गए, हटा दिए गए थे। तो सब लोग उसमें जाइए और अपने एरिया में ज़रूर अपना नाम सुरक्षित करवाइए। और आपको इसकी सूचना अगर आप चाहें तो नेट पे मिल जाएगी, या आप स्थानीय वहाँ के जो ज़िला मुख्यालय है, निर्वाचन आयोग है, वहाँ आप संपर्क कर सकते हैं अलग अलग क्षेत्र में। तो ज़रूर जाइए, आपके पास समय कम है। और इसी बीच बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा और उसके बाद राम मंदिर का उद्घाटन, और 22 तारीख के बाद देश में बहुत कुछ बदलने जा रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं धनंजय कुमार जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल लाल जी, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में हमारे दो साथी जुड़े हुए थे राकेश अचल साहब और सुमन भट्टाचार्य जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में बने रहने के लिए, भाग लेने के लिए। और आप तमाम साथी, आज रविवार का दिन है लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तर भारत से जो लोग हैं वो जानते हैं कि इस उत्तर भारत में ज़बरदस्त सर्दी का आलम है और उस सर्दी के आलम में भी आप हमारे साथ बने हुए हैं, इसलिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और जो साथी बाहर से भी हैं, दूसरे देशों से देख रहे हैं और अपने देश में ही दूसरे, चाहे दक्षिण से या दूसरे एरिया से भी देख रहे हैं, उन सब का भी, तो सब आप साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं। जसबीर सिंह जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ बने हुए हैं संदीप गजबिया भी हमारे साथ बने हुए हैं, बनी हुई है हमारे साथ राजकुमारी सैनी जी, गुड नाइट लिख रही हैं। गिरजा प्रसाद सिंह साहब कह रहे हैं हमारा हीरो नेता सिर्फ राहुल गांधी, उनके समक्ष कोई भी नेता भारत में नहीं है। और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा रिकॉर्ड